हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो भैया कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? अब आयनिक इक्विलिब्रियम भी चालू हो गया है, बहुत सारा पीएच निकाल रहे हैं लोग। हाँ, बहुत सारे लोग दर्द में भी है कि कैसे निकालते हैं, क्या करते। चलो आज शुरुआत में 5 मिनट में लॉग और एंटी लॉग पे दूंगा, क्योंकि ऑब्वियस है कुछ लोगों को है कि सर वीडियोस नहीं मिल रही हैं, अपने को नहीं पता चल रहा कहाँ से लॉग करे कहाँ से एंटी लॉग करे। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, आज बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम दे दूंगा। बट हाँ, ट्राई करिएगा, आप भी ट्राई कीजिए कि सर जितना हो सकता है मैथ्स की प्रॉब्लम ना आए, केमिस्ट्री अपना चलता रहे, ठीक है। और हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम कर लिया है, आयनिक इक्विलिब्रियम इस वीक में फिनिश हो जाएगा, और रेडॉक्स भी है, एक दिन का है रेडॉक्स, और लास्ट में अगले वीक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और जो भी थोड़ा बहुत रेडॉक्स और सरफेस केमिस्ट्री का जो बचा हुआ पोर्शन है वो सब डिस्कस करके नेक्स्ट वीक अपना फिजिकल केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो सब लोग जो लोग इस बैच में लगातार बने हुए हैं, कंटिन्यूअसली बने हुए हैं, उन लोगों को भैया बधाई हो, आप जल्दी ही सिलेबस एंड करने वाले हैं। क्योंकि कहने को 2 चैप्टर है, बट एक छोटू सा चैप्टर है और एक अपने पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अच्छा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब रिएक्शंस या चैप्टर्स या चीज़ें ये सब कुछ ना मर्ज होने वाली हैं, क्योंकि जो एनटीए सोच रहा है या जो चीज़ें दिख रही हैं वो उससे ये लगता है कि भाई चैप्टर्स ना आपस में मर्ज होंगे। जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में आप देखेंगे, आयनिक और केमिकल को एक साथ मिला दो तो इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, ये सब आपस में मर्ज हो सकते हैं। जहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ रहे, वहीं पे केमिकल काइनेटिक्स का रेट कांस्टेंट भी पढ़ रहे, वहीं पर थर्मोडायनेमिक्स का गिब्स एनर्जी भी पढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है। एग्जाम बस बगल में है, तो ऑब्वियस है वो आपके दरवाजे पे नॉक करने ही वाला है, और जब तक वो आपसे नॉक करके आपसे आपका हाल चाल पूछे उससे पहले आप जरूर तैयार हो जाइए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिएगा जितना हो सकता है एग्जाम हॉल जाने से पहले अपने आप को जितना प्रिपेयर कर सकते हैं करते रहिए, और क्वेश्चंस लगाते रहिए, ठीक है। क्वेश्चंस करते रहिएगा ताकि आपको चीज़ें आसान लगेंगी। ओके, तो चलो भाई शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। लेकिन शुरुआत में मुझे बोला गया है कि सर को लॉग और एंटी लॉग बता दीजिए, तो मैं लॉग और एंटी लॉग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। एंटी लॉग और लॉग कैसे निकालता हूँ मैं इसी को यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब सुनिएगा, बेसिक अलजेब्रा क्या है, एक्चुअली ln x होता है। ln x में ना नीचे बेस जो होता है e होता है, इसकी वैल्यू y है, तो x की वैल्यू जब निकालने जाएंगे तो e की पावर y आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि log x लेंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू y, तो सर ये बेस 10 होता है, तो x की वैल्यू जब निकालने जाते हैं तो 10 की पावर y आता है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी होती है जब मैथ्स यूज करते हैं। दिस इज नेचुरल लॉग, दिस इज लॉग बेस 10, ठीक है। ये बेस 10 के रिस्पेक्ट में होता है, वो नेचुरल लॉग होता है। इनके बीच का आपस का कन्वर्जन पता होना चाहिए। ln x इज नथिंग 2.303 log x होता है, ln x इज नथिंग 2.303 log x हो जाता है। और सर जो चीज आप इस पे लगाएंगे वही सेम चीज पे भी वैलिड होती है, बस आपस में कन्वर्टेबल होंगे। ln e जो होगा वो क्या हो जाएगा, बेस और ये दोनों बराबर हो गए तो ln e 1 होता है। जैसे log 10 अपने पास, log 10 बेस और ये दोनों बराबर होते तो ये बराबर हो जाता है। तो कुछ चीजें हैं, अगर लॉग के बेसिक अलजेब्रा की बात करें, अलजेब्रा ऑफ लॉग की बात करें, तो अलजेब्रा ऑफ लॉगरिथम देखोगे और अलजेब्रा ऑफ लॉगरिथम देखोगे तो अलजेब्रा ऑफ लॉगरिथम क्या होता है, ध्यान सुनना। अलजेब्रा ऑफ लॉगरिथम क्या होता है, सबसे पहली चीज सर लॉग a की पावर m है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m log a लिख सकते हैं। log a इंटू बी है, अगर a इंटू बी होगा तो सर इसको क्या लिख देते हैं, log a प्लस बी लिख देते हैं, log b। अगर मैं बोलता हूं log a बाई बी है, log a बाई बी है, सर log a बाई बी है तो log a माइनस log b लिख देंगे। log a बाई बी है तो log a माइनस log b लिख देंगे, पक्का। तो log a बाई बी, log a इंटू बी, log a बाई बी, ऐसे करके सॉल्व करते रहिए। मुझसे किसने बोला कि आपको कितने log की वैल्यूज याद रखनी है? भाई साहब कुछ नहीं, ध्यान सुनिएगा, आपको बस log 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज, 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। log 2 की वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है ऐसे एग्जाम हॉल में log की वैल्यूज दी जाती हैं आज के टाइम पे, लेकिन हाँ अगर याद नहीं होगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। 0.477 होता है, इसको हम लोग 0.48 ले लेते हैं, इसको न्यूमेरिकल्स के लिए 0.3 ले लेते हैं। log 4 की वैल्यू ना आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि log 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 0.6। याद करने वाला ये वैल्यू है, ये है, ये है। log 5 आपको याद करना है, log 5 की वैल्यू होती है 0.699 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.7। log
6 की वैल्यू भी याद करने की जरूरत नहीं, log 6 इज नथिंग log 2 प्लस log 3 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.78। log 7 की वैल्यू देखेंगे तो log 7 इज 0.845 हो जाता है एंड log 8 की वैल्यू देखेंगे, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं, 3 टाइम्स log 2 0.903 हो जाएगा। log 9 अगेन इसको भी याद करने की जरूरत नहीं, 2 log 3 0.96 एंड log 10 जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो आपको बस ये वैल्यूज याद रखनी है, जो मैंने टिक मारी है वही वैल्यूज याद रखनी है। log में 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, 5 की वैल्यू, 7 की, बाकी log की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब देखना ध्यान से, एक बात बताना, अगर मैं कहीं लिखता हूं log a इज इक्वल्स टू बी, तो a की वैल्यू जब लिखूंगा, log इधर जाता है, दिस इज tan थीटा sin थीटा, इनवर्स होता है, वैसे log का इनवर्स क्या कहलाता है सर, एंटी log कहलाता है। इसको क्या बोल देते हैं, एंटी log बोल देते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, जिन लोगों को एंटी log निकालने में दिक्कत आ रही है, एक मिनट ध्यान सुनना। log 1 क्या है, 0, तो 1 क्या होगा, एंटी log 0 अगर कहीं लिखा है तो 1 क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा एंटी log। log को इधर लेके आओ तो एंटी log 0 इज व्हाट, 1, एंटी log 0.3 इज व्हाट, 2, एंटी log 0.48 इज व्हाट, 3, एंटी log 0.6 इज व्हाट, 4, एंटी log 0.7 इज व्हाट, 5, एंटी log 0. इसका एंटी log लोगे तो क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर log इधर से उठ के इधर आएगा तो एंटी log कहलाएगा। तो आप इसकी वैल्यू, मुझे सिर्फ इतनी ही वैल्यूज याद करनी है, कितनी, 1 2 3 4 5, बस 5 वैल्यूज याद करनी है, बाकी अपने आप हो जाएंगे। मुझे बस हाँ इसके इधर लेके आऊंगा, ऑब्वियस है, जब से तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए एंटी log ऑफ 0.6 तो क्या हो जाएगा। अब आपकी मर्जी, आप चाहो तो मैं तो इसको याद रखूंगा, एंटी लॉग याद करने की जरूरत ही नहीं, इसका अपोजिट एंटी लॉग ये हो जाएगा। एंटी लॉग जब भी निकालते हैं, देखो लॉग निकालने का तो बहुत लोग ट्राई भी करते हो, निकल भी जाता है लॉग आसानी से। एंटी लॉग जब निकालने जाते हैं तो ध्यान सुनिएगा, जैसे मान लो मैंने एंटी लॉग, ध्यान सुना, एंटी लॉग सर अगर मैंने बोल दिया 7.3, ठीक है, अगर मैंने बोला एंटी लॉग 7.3 निकालना है, सर कैसे आएगा, अब ये कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना, देखना ये पॉजिटिव नंबर है, जो भी पॉजिटिव नंबर है ना, अगर आपका एंटी लॉग पॉजिटिव नंबर है तब तो टेंशन ऐसे ही नहीं है, पता है क्या करना है, 0.3 कर दीजिए, और जो डेसिमल के आगे जो नंबर है पॉजिटिव, उसको सीधा सीधा 10 की पावर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। 10 की पावर 7 में 7.3 था, 7 को उठा के 10 की पावर में डाल दीजिए। एंटी लॉग 0.3, एंटी लॉग 0.3 मतलब सर किसका एंटी लॉग 0.3 होता है, सर मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10 की पावर 7 हो गया। कैसे सर, देखो ना, एंटी लॉग 0.3 क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 0.3 क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बस हो गया। सर ये देखो, अब अगर निगेटिव होता, सेम नंबर का अगर निगेटिव लेते, एंटी लॉग देखना ध्यान से, अगर मैं ऐसा लेता 7.3, निगेटिव 7.3 लेता, तो देखना अपने पास थोड़ा चेंज आएगा, और यही डिफरेंस याद रखिएगा, बस आपको इतना ही मैच करना है। सर एंटी लॉग अगर -7.3 है ना, तो पहले आप इसको प्लस करेंगे। प्लस कैसे करेंगे, तो जस्ट इससे एक बड़ा नंबर ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 8 माइनस 7.3, और ये 10 की पावर कितना हो गया, -8। ये -7.3 है, इसको क्या ले लेंगे, -8 ले लेंगे। 8 माइनस 7.3 क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 0.7 इंटू 10 की पावर -8। एंटी लॉग 0.7 किसके इक्वल होता है सर, एंटी लॉग 0.7 किसके इक्वल होगा, आ गया सर। एंटी लॉग निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, अगर सेम नंबर का पॉजिटिव नंबर है सीधा 10 की पावर सॉल्व कर दो, लेकिन अगर आपका नेगेटिव नंबर है तो पहले उसको पॉजिटिव करो। कैसे पॉजिटिव करोगे, जस्ट एक नंबर डिजिट बढ़ा लेना है, एक डिजिट बढ़ा लेना है। सर 7.3 था, 8.8 लेना है, देख लीजिए। 0.7 किसका एंटी लॉग है सर, 0.7 किसका एंटी लॉग है सर, एंटी लॉग 5। पक्का कहीं भी दे दिया जाए आपको, जैसे मैं एक क्वेश्चन अभी देता हूं, जैसे हम लोग कल की क्लास में कर रहे थे, अगर मैं बोलता हूं ऐसा 4.4 है, तो H प्लस कैसे निकालोगे, H प्लस कैसे निकालोगे, H प्लस pH की वैल्यू दी है तो इसको क्या लिखोगे, माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिएगा आपको कल यही सब सॉल्व करना था। सर H प्लस की वैल्यू निकालने जाओगे तो ये क्या आ जाएगा, एंटी लॉग -4.4, यही होगा, एंटी लॉग -4.4 होगा। सर जैसे ही इसको किया 10 की पावर -5 कर दूं, और H प्लस की वैल्यू क्या होगी, एंटी लॉग 5 माइनस 4.4, और एंटी लॉग
0.6 इंटू 10 की पावर -5। 0.6 का इसका एंटीलॉग होगा। सर एंटीलॉग 0.6 किसकी वैल्यू होगी? 4 होगी क्या? सर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 4 इंटू 10 की पावर -5 आ जाए, तो एंटीलॉग ऐसे निकालते हैं। ये देख लो सर, देखो लॉग अगर आ गया, अगर ये दिया है लॉग में, तो सर लॉग इसको सॉल्व करना तो आसान ही होता है। कैसे? सर लॉग 2.4 प्लस लॉग 10 की पावर -6, ये तो सब लोग सॉल्व कर लेंगे। ये वैल्यूज दी होगी और ये 10 की पावर -6 यहां आ जाएगा। सर 6 माइनस लॉग 2.4 ये सब लोग लिख देंगे। सर -6 प्लस, मतलब ये ऐसे लिख देंगे। ये तो सॉल्व सब लोग कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर यही चीज OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, देखना ध्यान से, याद करना, हमने कल शॉर्टकट कुछ पढ़ा था। अगर मैं बोल देता हूं POH की वैल्यू 6.3 आ रहा है, POH की वैल्यू 6.3 आ रही है, तो इस केस में सर OH माइनस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सर OH माइनस की वैल्यू कैसे आएगी? तो माइनस लॉग OH माइनस इज नथिंग 6.3। सर ये लॉग OH माइनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? OH माइनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर एंटी लॉग -6.3, एंटी लॉग -6.3। और एंटी लॉग में निगेटिव आया तो सर इसको क्या डाल दो? 10 की पावर -7 डाल दो। एंटी लॉग में निगेटिव आया 10 की पावर -7, और ये कितना हो जाएगा? एंटी लॉग अब कितना कर दें तो सर 7 - 6.3। सर ये क्या हो जाएगा? एंटी लॉग 0.7 इंटू 10 की पावर -7 होगा। 0.7 इंटू 10 की पावर -7 होगा। ये कितना हो गया? 0.7 किसका एंटीलॉग है? 5 का है, तो 5 इंटू 10 की पावर -7 होगा। 5 इंटू 10 की पावर -7 होगा। तो सर पीएच हो चाहे पीओएच हो, यही लॉग और एंटीलॉग है। करते रहिएगा, मेरी तरफ से बस यही है। आप इसका बस वैल्यू याद रखिएगा, इसको इधर उल्टा। अच्छा कोई बोले सर बाकी लोगों का एंटीलॉग नहीं जानना। अरे भैया क्यों? क्योंकि सर निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अंदर किसका एंटीलॉग निकालना होता है? हमेशा पॉइंट का। और पॉइंट की सारी वैल्यूज कहां मिल जाएंगी? 1 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 1 तक में सारी पॉइंट्स की वैल्यूज आ जाएंगी। अगर आसपास का भी ऑप्शन देखो, आंसर टिक मार देना पक्का। चलो अब तुम कुछ क्वेश्चंस करो। ये देखो पीएच दिया हुआ है इस सॉल्यूशन में, pH ऑफ सॉल्यूशन 6 दिया हुआ है। इस सॉल्यूशन में बोल रहा है H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, pH वैल्यू 6 है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? कितने लोग शॉर्टकट जान चुके हैं? H की वैल्यू 10 की पावर -6 होगा। सर POH की बात करें, एक बच्चे का कमेंट देखा मैंने, बोला सर आप पढ़ाते हो ना तो थोड़ा सा टाइम दिया करो हमें समझने के लिए, थोड़ा सा टाइम दो हमें एब्जॉर्ब करने के लिए। भाई मैं सच बताऊं, मैं टाइम दे सकता हूं, लेकिन रिकॉर्डेड बैच है यार, ठीक है रिकॉर्डेड बैच है, तो इसमें तेरे पास ऑप्शन है ना, तो वीडियो पॉज करके सोच ले कि अच्छा सर ये ट्रिक बता रहे, इसको ऐसे यूज करना है। मतलब बहुत जेन्यून था उस बंदे का कि सर जब तक हम ट्रिक समझते हैं तब तक आप आगे चले जाते हो। कोई बात नहीं ना भाई, देख मेरे पास भी क्या लिमिटेशन है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ तुझे, मैं आज फिर से बोल रहा हूँ, तू किसी बैच में जाके देखेगा तेरा सारा कंटेंट, मतलब ऐसा नहीं होगा कि तू ये बोल पाए। हाँ क्वेश्चन ज़्यादा कम हो सकते हैं क्योंकि ऑब्वियस है, जहाँ 20 घंटे में करा रहे हो और जहाँ 4 घंटे 5 घंटे में करा रहे हो वहाँ थोड़ा क्वेश्चंस का डिफरेंस आएगा। लेकिन इस बात की गारंटी है बेटा, अगर मैंने पीएच के 8 केस बताए हैं ना, तो वहाँ भी 8 ही केस बताए होंगे, चाहे ईयर लॉन्ग होंगे। हाँ हो सकता है वहाँ क्वेश्चन ज़्यादा कराए हों क्योंकि वहाँ टाइम था, तुझे समझने का टाइम वहाँ पे क्यों होता है कि समझने का टाइम ज़्यादा मिलता है, क्योंकि साल भर का टाइम होता है। जब हम यकीन में शुरू करते हैं तो सबसे पहले फिजिकल चालू करते हैं, तो भाई वो जून में शुरू हो गया था, मई में शुरू हो गया था पिछली बार, तो भाई थोड़ा सा मतलब उस बच्चे की बहुत जेन्युइन बात थी कि सर हमें थोड़ा टाइम दो, क्योंकि आपने ट्रिक समझाया फिर क्वेश्चन कराने लगते हो। भाई तेरे पास वीडियो पॉज करने का ऑप्शन है, प्लीज़ कर लेना, मैं बुरा नहीं मान रहा कि हाँ, अरे कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं ना, जैसे एक मुझे उसमें लिखा था कि सर आप इतना फास्ट सिलेबस करा क्या करोगे? मैंने कहा कुछ नहीं, सिलेक्शन, तुम्हारा सिलेक्शन। बोलता नहीं सर इतना फास्ट हो जाता। मैंने कहा भाई तेरे पास रिकॉर्डेड है, तू उसको स्लो भी कर सकता है, वीडियो पॉज कर, क्योंकि मैं ये मानता हूँ देखो शॉर्टकट या चीजें, अब जैसे ये है, अब इसको तुम समझने में ठीक है, किसी को लगता है तो आप लिख के सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व करो, या तो तुम मेरी बात मान लो, आप डायरेक्ट देख लो। पीओएच कितना ले लूंगा? 8 ले लूंगा। कैसे? क्योंकि कल ही पढ़ा है पीएच प्लस पीओएच, वाटर के केस में क्या पढ़ा है सर? पीएच प्लस पीओएच कितना होता है सर? 14 होता है। अब कोई बोले सर कुछ नहीं दिया था, आपको कैसे पता चला 14 है? अरे भैया नॉर्मल टेम्परेचर तो लेंगे ही ना। कोई बोले 14 कैसे पता चला? अरे जब उस पर लिखा होता हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, तो मैं सोचता जब नॉर्मल कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर। मैं कितना ले लूंगा सर? ये हाँ OH माइनस 10 की पावर -8m, ठीक है, OH माइनस 10 की पावर -8m।
हाँ, कुछ लोग तो एक दो बच्चे तो ऐसे भी थे, मतलब मुझे ऐसे पता चला, ठीक है, मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा वो है। क्रैश कोर्स में मुझे पता चला कि वो ऑलरेडी मतलब साल 2 साल से अपना जो भी कोर्स कर रहे थे, जहाँ से भी कर रहे थे, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी कर रहे थे, वो क्रैश कोर्स में रिवीजन के लिए आए। तो मुझे भी अच्छा लगा, डन का ठीक है, चलो ये भी एक तरीका अच्छा लोगों का कि सर हम खुद से नहीं कर पाते, इसी बहाने आपसे हो जाता है, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट्स आते रहते हैं, बाकी जो जेन्युइनली बेचारा थोड़ा सा भी वो लगता है, बेटा वीडियो पॉज करना, आप सोचना एक बार। अब मैं एक एक चीज़ लिखूंगा ना, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। 14 अब मैं ऐसे लिखूँ कि देखो बेटा 14 - 6, भाई वो फिर आपके लिए ही टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब इसमें मुझे H प्लस और OH माइनस का रिलेशन लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, H प्लस अपॉन OH माइनस कर दूं, H प्लस अपॉन OH माइनस कर दूं, 10 की पावर -6, 10 की पावर -8, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। H प्लस आ गया, कितना टाइम्स आ गया, 100 टाइम्स OH माइनस आया क्या, 100 टाइम्स OH माइनस आया क्या। सर देखिएगा H प्लस कितना टाइम्स आ रहा है, 100 टाइम्स OH माइनस आ रहा है। pH 6 है तो POH कितना हो गया, 8। रूम टेम्परेचर पे चेक कर लीजिए। सर देखिए, जो लोग करना चाहते हैं अगले क्वेश्चन को वीडियो पॉज कीजिए, आराम से अटेम्प्ट कीजिए, अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए, बहुत प्यारा सा और सुंदर सा क्वेश्चन है। pH कितना है, 13। सर pH 13 है, तो सर H प्लस की वैल्यू कितनी होगी। सर यहां पर बहुत सारे लोग देखते ही इसका ऑप्शन टिक मार देंगे, 10 की पावर 13 -13। नहीं, ध्यान सुनिएगा, H प्लस ये क्या होता है, ये क्या लिखा जाता है, 10 की पावर -13। ये मोलरिटी है, बार बार बोल रहा हूं, मोलरिटी है। 1 लीटर में इतने मोल्स हैं H प्लस के, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। 1 लीटर में मतलब 1000 ml में ऑफ सॉल्यूशन, दिस 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन हैज, इस 1000 ml सॉल्यूशन में कितना है, 10 की पावर -13 मोल्स हैं, किसके, H प्लस के। -13 मोल्स हैं किसके, H प्लस के, यही लिखूंगा। सर एक बात बताइएगा, 1 ml में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 10 की पावर -16 मोल्स होंगे किसके, H प्लस के। 10 की पावर -16 मोल्स होंगे H प्लस के, 10 की पावर -16 मोल्स होंगे H प्लस के। एक बात बताना, अगर मैं तुमसे बोल देता हूं 10 की पावर -16 मोल्स ऑफ H प्लस बोल देता हूं, तो एक बात बता भाई, सर अभी भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ H प्लस आयन, वो नहीं पूछ रहा 1 ml में कितने लोग चाहिए, वो ये पूछ रहा है कितने मोल्स, मोल्स नहीं पूछ रहा कि 10 की पावर -16 आंसर टिक कर दूं। सर 10 की पावर -16 मोल्स है, वो बोल रहा है मोल्स में मत बताओ सर मुझे आंसर, मुझे किस में चाहिए, सर नंबर में चाहिए। तो मोल की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, सर मोल की एग्जैक्ट वैल्यू ऐसा लिख सकता हूं कि सर 10 की पावर 7, सर 7 आयंस ऑफ H प्लस लिखा जा सकता है, सर आयंस ऑफ H प्लस लिखा जा सकता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 7 हो जाएगा क्या, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, नंबर ऑफ H प्लस आयन कितना आ जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 7 आ जाएगा। पक्का 6.022 इंटू 10 की पावर 7 आ जाएगा, निकाल। अब अच्छे क्वेश्चन की यही अच्छी बात है ना, क्वेश्चन अच्छा होगा। चलो ये निकालो, ये करते, कितने लोग करना चाहते जल्दी। सर बेरियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर OH माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है, OH माइनस की, वो 2 टाइम्स 0.015 ले लूं, क्यों, अरे सर सीधा सीधा ले सकता हूं सर, ये 3 इंटू 10 की पावर -2m लिखा सकता, ये लिखा जा सकता है। OH माइनस आ गया तो यहां पर POH कितना आएगा, POH ट्रिक लगाओगे 2 - log 3 आएगा, 2 - log 3, 2 - 0.48 कितना आ जाएगा, 1.52। ये pH आ गया, POH आ गया। कभी भी याद रखो, लास्ट क्लास में बोला भी था कि कभी भी आपको आंसर निकालने को बोला जाए तो हमेशा कोशिश कीजिएगा सर कि POH निकालें। बेस के केस में डायरेक्ट कभी भी मत निकालने जाना, नहीं तो ऑप्शन दिया होगा, आप गलती से pH POH सब निकाल दोगे, गलत। देखो एक ऑप्शन दिया भी है, जो जल्दी जल्दी में करते हैं ना एग्जाम हॉल में, 1.52 दिया भी है, बर्बाद होने के लिए, बर्बाद भी हो जाएंगे भाई। ऐसा काम नहीं करना है, ऐसे काम नहीं करने हैं, कोशिश कीजिएगा ऐसे काम ना हो, ठीक है। चलिए सर मिक्सिंग का क्वेश्चन करा था, मिक्सिंग 3 लोगों का इक्वल वॉल्यूम ले रहा हूं, 3 एसिड का इक्वल वॉल्यूम ले रहा हूं, 3 4 5 का। व्हाट इज द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द मिक्सचर। H प्लस आयन क्या होगा, एक बात बताओ, pH जिसकी 3 दी है, pH जिसकी 3 दी, जो लोग करना चाहते हैं प्लीज वीडियो पॉज करके कीजिए। जिसका pH 3 दिया है, जिसका pH 3 दिया है, उसका मतलब H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -3m होगा। सर जिसका pH अपने को 4 दिया है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -4m होगा। सर pH की वैल्यू अगर 5 दी गई है तो उसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -5m दिया जाएगा, ये दिया होगा।
पक्का सर? pH 3, 4, 5 दिया हुआ है सर, सबका 1-1 लीटर ले लूं, इक्वल वॉल्यूम बोला है तो 1-1 लीटर ले लूं, इक्वल वॉल्यूम मतलब क्या ले लूं, 1 लीटर ले लेता हूं। सर बताएंगे H प्लस आयन का मिक्सचर में क्या होगा? याद करो हमने पढ़ा है M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, क्या हो जाएगा? एक तो एक कमेंट तो और सही था, बोलता है कि सर मैंने क्रैश कोर्स 1.2 लिया था, फिर उसमें बैकलॉग हो गया तो मैंने कहा क्रैश कोर्स 2.2 ले लेता हूँ, तो यहाँ सर यहाँ भी बैकलॉग हो गया। अब सर मैं डेली आगे कमेंट करता हूँ भाई, उम्मीद ठीक है। और उसके बाद भी अभी बस कुछ दिन रुक जाओ, जैसे ही मैं फ्री होता हूँ इधर बैच वजह से ना, तो अभी सबको मिलाकर रिवीजन स्टार्ट करने वाला, बताया था PYQs ये सब शुरू करूँगा। 50 क्वेश्चन, 50 ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँगा और पूरा का पूरा, वो चाहे वो ऐप में हो चाहे यूट्यूब पे हो, जहाँ भी हो, लेकिन करवा दूंगा, ठीक है, कोशिश करेंगे। ये देखिएगा सर, ये देखना 10 की पावर -4 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ लेकिन इसमें बैकलॉग मत करिए यार भाई, पता चला सब जगह बैकलॉग ही बैकलॉग, फिर अगले साल तैयारी करना पड़ जाएगा। ये देखना 10 + 1 + 0.1 डिवाइड बाई क्या हो गया 3, कितना आ जाएगा 11.1/3 इंटू 10 की पावर -4, ये कितना हो गया 3.9, 3.7 इंटू 10 की पावर -4। सर ये कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा मिक्सचर में, H+ ही निकालना है, pH नहीं निकालना। अच्छा H+ ही निकालना है, निकाल दो, 3.7 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा सर, पक्का। चलो तो हमारे पास 4-5 क्वेश्चन थे जो लास्ट क्लास से अरेंज थे, हमने लॉग एंटी लॉग कर लिया, थोड़ा रिवाइज हो गया। अब चलते हैं आज से अपना आयनिक इक्विलिब्रियम चालू करते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में लास्ट क्लास में तो एसिड बेस की थ्योरी पढ़ी थी, एसिड बेस किसको बोलते हैं ये जाना था, उनकी लिमिटेशन क्या थी वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में है। दूसरी चीज हमने ये देखना शुरू किया, पीएच डिटर्मिनेशन ऑफ वीक एसिड देख लिया, पीएच डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, 8 केसेस हमने करे थे कि सर किस केस में नेगेटिव पीएच का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि नेगेटिव पीएच कब होता है, जब हाईली कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, 1 से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, फिर उस केस में पीएच स्केल वैलिड नहीं होता। पीएच स्केल इज मेनली फॉर वीक या डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है, पक्का। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत हार्ड चीज पढ़ाऊंगा, पीएच डिटर्मिनेशन ऑफ वीक एसिड, एंड साइड में ही बेस भी बता देता हूं क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है। सर सुनिएगा, इतना डिफिकल्ट फॉर्मूलाज आपने कभी नहीं सोचे होंगे। सर एक बात बताइएगा, वीक एसिड और वीक बेस में ही आयनिक इक्विलिब्रियम क्यों आएगा? क्योंकि जिसमें इसमें क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। वीक का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा बाबू सोना जो क्या कर रहा है, बैकलॉग कर ले रहा है, वो क्या कर रहा है, अब मान लो उसने 1.2 दिया तो उसमें बैकलॉग हो गया, फिर इधर आया, इधर सोचा कि इधर सही से करूंगा, एकदम 12 फरवरी से ऐसे तूफान मचा दूंगा, पता चला सर 12 मार्च हो गए, अभी तक तूफान नहीं आ पाया, ठीक है, अपने अंदर ही लड़े पड़े। भाई वीक में क्या होता है सर, रिवर्सिबल, वो बार बार ये सोचता है अगले साल तैयारी कर लूंगा, इस साल कर। भाई ये वीक एसिड और वीक बेस की पहचान होती है, कभी मत कोशिश करना, क्योंकि इनके केस में क्या होता है, सोचते बहुत हैं। ये देखना, अगर मैं मान लो कोई वीक एसिड लेता हूं, ध्यान सुनिएगा, वीक एसिड लूंगा तो सर ये क्या बनेगा, H+ और A- होगा। सर टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे मैंने यहां रिवर्सिबल बनाया, क्यों? क्योंकि सर वीक एसिड में ही रिवर्सिबल होता है, वीक बेस में ही रिवर्सिबल होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा सर, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा आपको ही पता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होने वाला है सर, रिवर्सिबल नहीं होता। स्ट्रॉन्ग एसिड आता है, पूछता नहीं है कि टूटू कि ना टूटू, स्ट्रॉन्ग बच्चा आके पूछता नहीं है कि पढ़ूं कि ना पढ़ूं, वो सीधा सीधा पढ़ता है, उसको पता है सर ने आज 2 घंटे क्लास ली, पढ़ना है तो पढ़ना है, वो ये नहीं सोचना और 2 घंटे ले लिया 4 घंटे, भाई कुछ नहीं। स्ट्रॉन्ग का मतलब इरिवर्सिबल, वो आएगा, ये इक्विलिब्रियम नहीं जानता स्ट्रॉन्ग वाला बंदा। ये देखिएगा C- C अल्फा, सर ये देख लेना अपने पास, अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं, के इक्विलिब्रियम फॉर एसिड निकालूं, वीक एसिड, तो इसको हम लोग बोल देते हैं Ka। अच्छा मैंने सर स्ट्रॉन्ग एसिड में याद रखना, जहां भी वर्ड Ka यूज किया गया समझ जाना, के इक्विलिब्रियम फॉर एसिड, ये किस टाइप का एसिड होगा। मान लो किसी एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, समझ जाना कि वो वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में भाई के का कोई लॉजिक नहीं बनता, के इक्विलिब्रियम क्यों आएगा, वीक में आएगा भाई। सर यहां देखोगे क्या आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, C अल्फा इंटू C अल्फा, C1 - अल्फा, कुछ याद आ रहा हो सर, कल ही करा है, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा हो जाएगी। अगर मैं अप्लाई कर दूं कौन सी चीज सर, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ अप्लाई कर दूं, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, क्योंकि सर हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ अगर अप्लाई कर देता हूं तो अल्फा की वैल्यू अगर लेस देन 5% होती है तो 1 - अल्फा को हम लोग कितना मान लेते हैं 1। अब ये बार बार इतना ना लिख के ODL लिख देंगे, सर Ka की वैल्यू कितनी आ गई, C अल्फा स्क्वायर।
अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, √k/c। देख रहे हो कितना डिफिकल्ट पढ़ा रहा हूं। कुछ लोगों का रिवाइज भी हो रहा होगा, कल ही करा है, कुछ लोगों का रिवाइज भी हो रहा होगा, सर कुछ भी नया नहीं करवाया है। अरे बेवकूफ भाई सुनने ना, ये मत बोला अरे सर क्या पढ़ा दिया, अरे कल ही कराया था ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये देख ले भाई, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में k क्या हो जाता है, c∝², अल्फा क्या हो जाता है, √k/c। पक्का। अब आज क्या नया क्या है, एक्चुअली एसिड है, तो एसिड के केस में क्या करना पड़ेगा, H+ लेना पड़ेगा। H+ की वैल्यू कितनी हो गई सर, H+ की वैल्यू कितनी होगी, c∝। सर H+ की वैल्यू कितनी हो गई, c∝। देखना √k/c, यही करूंगा। सर C अंदर आ गया तो C अंदर आ गया तो क्या होगा सर, C अंदर आएगा तो c² होगा, और c² इंटू ऊपर नीचे का C कैंसिल आउट हो जाएगा, H+ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। H+ निकालने का तरीका या तो c∝ या √k/c। देख ले भाई, अब तुझे यार सर H+ ये रहा, सर ये माइनस ये रहा। सर एक बात बताना, H+ आ गया, व्हाट इज pH, माइनस लॉग H+ लिखूंगा। सर देखिएगा माइनस लॉग H+ लिखूंगा। अब माइनस लॉग सर H+ को क्या लिखूंगा, k/c की पावर, ये देखना log Ka प्लस log c लिख सकता हूं, कैसे, पावर को नीचे लेके आया, और log a इंटू बी को क्या लिख सकता हूं, log a+b। सर माइनस को अंदर डाल दो अगर, तो माइनस अंदर गया तो ये 1/2 माइनस log Ka माइनस log c हो गया। और यहां से एक pH का फॉर्मूला हम सब लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, pKa माइनस log c। सर देखिएगा आपके एग्जाम हॉल में, और तुम्हें इस क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। सर आयनिक क्लोरम में अच्छी बात पता है क्या होती है, आयनिक क्लोरम का अच्छी बात क्या है कि सर उसके क्वेश्चन एकदम गिने चुने आते हैं। यार यही क्वेश्चन आएंगे, जैसे इस क्लास इस क्वेश्चन में वीक एसिड के केस में 2 ही 3 क्वेश्चन है जो आने वाले हैं। एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दीजिए, अल्फा की वैल्यू बता दीजिए, अल्फा की वैल्यू या तो यहां से निकाल दीजिए या फिर अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल दीजिएगा, पीएच की वैल्यू या तो यहां से निकाल दीजिएगा, पीके की वैल्यू निकाल दीजिएगा। के और के बी कब आता है, जब वीक एसिड और वीक बेस होता है। ध्यान सुनना, मैं तुम्हें एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। चलो अब मैं तुम्हारे बगल में खड़ा हूं, वीक बेस अगर दे दूंगा ना बेटा, तो वीक एसिड अगर तुम्हें आता है तो वीक बेस में कुछ भी नया नहीं करना। वीक बेस में भैया बस एक चीज का ध्यान रखना कि वीक बेस में H+ नहीं होता, बेस में क्या होता है, OH- होता है। तो गलती से पीएच मत लिख देना, H+ मत लिख देना। वीक बेस का मतलब क्या होगा, BOH टूटेगा सर, B+ और OH-। सर एग्जैक्ट सिमिलर टाइप का डेरिवेशन, C00 C-C∝, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस लिखूंगा। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस को हम लोग क्या लिख देंगे, KB लिख सकते हैं। याद रखिएगा जब भी किसी बेस के लिए KB यूज किया जा रहा है तो सर इसका मतलब C∝² 1 - अल्फा। अप्लाइंग ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, अगर अप्लाइंग करता हूं ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अप्लाई करता हूं, अप्लाइंग ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अगर अप्लाई करता हूं तो KB की वैल्यू क्या हो जाएगी, C∝² हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √KB/c हो जाएगी। सर देख लीजिए, सर OH- की वैल्यू क्या आएगी, OH- इज नथिंग C∝, या फिर √KB/c करके देख लो, एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा। सर POH निकालूंगा, यहां pH नहीं निकालूंगा, 1/2 pKb - log c हो गया। सर आपने एसिड पढ़ा, अच्छी बात क्या होती है आयनिक क्लोर में, अच्छी बात क्या होती है, आपने वीक एसिड पढ़ा और वीक बेस अपने आप हो गया। करना क्या था सर, वीक एसिड और वीक बेस में करना क्या था, एसिड में जहां H+ ले रहे हो वहां OH- होगा, एसिड में जहां pH निकाल रहे हो वहां POH निकालोगे, एसिड में यहां K लिख रहे हो वहां क्या लिखोगे, KB लिखोगे, एसिड में यहां अल्फा इज इक्वल टू √K/c लिख रहे हो वहां पे क्या लिख दोगे, KB/c। ओह माय गॉड कितना डिफिकल्ट पढ़ा दिया यार। हाँ सर ये यहां तक तो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, यहां तक तो लास्ट क्लास में ही आता था भाई, बस आज वीक एसिड और वीक बेस के लिए किया। लास्ट क्लास में ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में मैंने क्या लिखा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट, यही लिखा था ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या आएगा, वीक एसिड वीक बेस, कर दे भाई तेरे सामने है। और मुझसे कोई बोले, मैं तो एग्जाम हॉल में सीधा सीधा फॉर्मूला बना के ले जाऊंगा। ये देख लीजिए जितने लोग कर सकते हैं मेरे साथ साथ ये फॉर्मूला लिस्ट रख लीजिएगा, हो गया भाई साहब। वीक एसिड देखिए मैं आपके सामने, बस इसके बाद अब न्यूमेरिकल चालू करूंगा, मुझे डेरिवेशन भी करने की जरूरत नहीं। वीक एसिड ये देखिएगा सर, जिसको लगता है, जैसे मुझे लगता है कि मैं कभी कभी इसको लिख लेता हूं अपने शॉर्ट नोट्स में, सर इसका K क्या होगा, C∝² 1 - अल्फा। सर
अप्लाइंग ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, जैसे ही लिखूंगा ODL, सर ये क्या हो जाएगा, Ka की वैल्यू क्या होगी, C अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू क्या होगी √K/C, सर H प्लस की वैल्यू क्या होगी C अल्फा या फिर √K/C, जो एग्जाम हॉल में वैल्यूज दी होगी। pH की वैल्यू क्या होगी सर, या तो माइनस लॉग H प्लस कर दूंगा या फिर 1/2 pKa माइनस लॉग C कर दूंगा। हो गया भाई मेरा वीक एसिड का, अगर ये बन गया, वीक बेस खुद से लिख सकते हो आप, एग्जाम हॉल में देख लेना। अच्छा ये सारे के सारे मोनोबेसिक एसिड ले रहे हैं, मोनोबेसिक एसिड मतलब एक H प्लस ही जनरेट कर रहे हैं, जो सिलेबस में है वो एक H प्लस का है। भाई देखो कोई ऐसा एसिड आ गया जिसमें 2 H प्लस होंगे तो 2C अल्फा कर देना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन आते हैं आपको दिखा दूंगा, 2022 का क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में, 2023 में तो चलो आयनिक से नहीं आया था, इस बार आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, 2024 में आ जाएगा। वीक एसिड वीक बेस बात कर रहा हूं, ये देखिएगा इसमें भी अगर लिखना चाहते हो आप अपना डेरिवेशन साथ में साथ, सर अपने शॉर्ट नोट्स ऐसे ही होने चाहिए, और आयनिक लेवल में तो खासकर होने चाहिए भाई साहब। C माइनस क्या होगा, C अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा, सर यहां पर Kb की वैल्यू क्या आ जाएगी, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अप्लाई कर दीजिए क्या, अप्लाइंग ODL ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, अप्लाइंग ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, Kb की वैल्यू क्या होगी C अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू क्या होगी √Kb/C, और अगर मैं OH माइनस की बात करूं तो OH माइनस की वैल्यू क्या होगी C अल्फा या √Kb/C, और यहां पर देखना सर यहां POH, अगर मुझे ये याद है ना तो मैं इसके बस कुछ नहीं, जहां पर जो चीज चेंज हो सकती है वो चेंज कर दूंगा। हो गया सर आपका सर फॉर्मूला शीट तैयार, देख लो। अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन, इधर आधा मतलब तुम अपने पेज पे लिखोगे तो सर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम लगेगा, हाँ ज्यादा बड़ी बड़ी राइटिंग हो तो लिख देना, मैं तो इतने में ही काम कर दूंगा। देख लो यही है, देख लो, श्योर हो आप क्वेश्चंस कर लें, फॉर्मूला याद कर लो, वीडियो पॉज कर ले भाई, फॉर्मूला समझ ले तू, आराम से टाइम लेके समझ ले कैसे किया। अब बार बार इतना बड़ा डेरिवेशन मैं नहीं करूंगा भाई, एग्जाम हॉल में कौन इतना बैठ के करेगा, ये चीज लेके जाएंगे एग्जाम हॉल में, क्वेश्चन करेंगे पक्का। चल क्वेश्चन देखना, सर K दिया हुआ है, बोल रहा है सर ये क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, वो क्या दिया गया है, K दिया गया है, बोल रहा है pH निकालिए। pH कैसे आएगा सर, pH निकालने का दो तरीका है, पहले या तो मैं H प्लस कैसे करके क्या निकाल दूं, √K/C कर दूं, क्यों सर आपके दिमाग में, आपकी मर्जी है, कोई बोले कि सर आप H प्लस नहीं, आप कुछ और तरीके से निकालिए, PK निकालिए, वैसे निकालिए, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता भी दूंगा। ये देखिएगा √K क्या है सर 4 × 10⁻⁻10, सर C की वैल्यू कितनी है 2.5 × 10⁻⁻1, यही है हाँ -1, तो ये कितना हो गया 4 × 2.5 10 हो गया, 10 और 10 कैंसिल आउट हो गए, सर ये कितना बच गया 10⁻⁻5m, सर H प्लस आ गया, pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, सर pH की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। किसी को लगता है कि नहीं सर मैं इस मेथड से नहीं करना चाहता, मैं इस मेथड से नहीं करूंगा, मेरे दिमाग में ये क्लिक नहीं किया है तो मैं किसी और मेथड से करूंगा, चल भाई एक मेथड तो ये हो गया जो जल्दी हो जाएगा। किसने बोला सर सेकंड मेथड से करूंगा, आपने तो अभी बताया था pH का फॉर्मूला, pH का फॉर्मूला कितना होता है 1/2 pKa माइनस लॉग C बताया था, तो मैं सर ऐसे करूंगा। तो चल भाई कोई बात नहीं, तो pK दिया हुआ है, pK की वैल्यू निकाल भाई, pK की वैल्यू निकाल, K की वैल्यू याद है, शॉर्टकट याद है, 4 - log 4 कर दूं, 10 - log 4 कर दूं, और log 4 की वैल्यू अभी जस्ट पढ़ा है 10 - 0.6 कर दूंगा, सर 9.4 pK आ गया। सर कॉन्सेंट्रेशन दिया है कितना, लॉग लगाना है तो लॉग क्या हो जाएगा -1 प्लस log 2.5 लगा सकता हूं। अब देख log C की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी, अब पुट करो 1/2 pK कितना है 9.4 माइनस ऑफ log C, मतलब इसके आगे माइनस लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा 1 - log 2.5 आ जाएगा। सर कितना हो गया 1/2 10.4 माइनस log 2.4 की वैल्यू होती है 0.4 कर लेते, तो कितना आ जाएगा pH की वैल्यू यहां से भी कितनी आएगी 5 आएगी। लेकिन सर यहां पर देखो मुझे कुछ कुछ वैल्यू जितना लंबा चौड़ा क्यों करना है, कोई बोले मैं सेकंड मेथड ये भी सही है भाई, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन ये एग्जाम हॉल में अगर जहां शॉर्टकट से काम हो रहा है, जहां ऐसी वैल्यूज मिल रही हैं, वहां पे फर्स्ट मेथड ज्यादा यूजफुल होगा, आंसर 5 ही आएगा। चलिए ये देखिए इस क्वेश्चन को कीजिए, अब हर एक जगह सेम शॉर्टकट मत लगा दीजिएगा, आपको ऑब्वियस है सब जगह अलग अलग चीजें। यहां पर HOCl है, HOCl है, HOCl कैसे टूटेगा तो H प्लस और OCl माइनस में,
ठीक है, बस पीएच निकालना है। तो पीएच कैसे निकालें, तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा गंदा है क्योंकि ऑब्वियस है के की वैल्यू, एच प्लस कैसे निकलेगा, तो एच प्लस फिर से वही अंडर रूट के इंटू सी कर देंगे। अब इसका बहुत गंदा हो जाएगा, अब ये थोड़ा सा गलत थोड़ा सा ले लिया हमने, कोई बात नहीं, 0.15 इसकी वैल्यू लेंगे अंडर रूट, इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने जाता हूं तो इसकी वैल्यू मुझे निकाल के कितनी आएगी, कितनी आ जाएगी भाई, अंडर रूट में, अंडर रूट में कितना आ जाएगा, अंडर रूट में, एक मिनट, चलो भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते क्योंकि ना कैलकुलेशन गंदी सी है। मैं कैलकुलेटर लेने गया तब तक वीडियो पॉज हो गई। हाँ, क्या करना है, अंडर रूट कितना 9 पॉइंट्स। अब ये कैलकुलेशन अगर आई ना तो भाई एग्जाम हॉल में थोड़ा सा, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये वाली कैलकुलेशन वो लोग देंगे, बट हाँ फिर भी अगर दे दिया तो अब क्या ही बोल सकते हैं, 1.2 इंटू 10 की पावर -6 आ जाएगा। और अगर तुमसे कोई बोल दे कि सर पीएच बताओ, तो पीएच क्या करोगे, 6 माइनस लॉग 1.2 करोगे, 6 माइनस लॉग 1.2, लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। सर अरे सॉरी 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 सॉरी, पीएच की लॉग 1.2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.6 माइनस 0.08, तो 6 माइनस 0.08 5.92 आ जाएगी। इसके पीएच की वैल्यू कितनी आएगी, सर इसके पीएच की वैल्यू कितनी आएगी, देख लो पीएच की वैल्यू कितनी आ रही है, पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.92। अच्छा दिया ही नहीं है क्या, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ओह 10 की पावर -6 का अंडर रूट -3 होगा ना, तो अब यहाँ पर पीएच की वैल्यू निकालने जाऊंगा, 3 माइनस लॉग 1.2, 3 माइनस लॉग 1.2, 3 माइनस 0.08, दैट विल बी 2.92, कितना हो जाएगा 2.92 आ जाएगा, आंसर ये आएगा। ठीक है, हाँ ये कैलकुलेशन थोड़ा सा गंदा था कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे हो जाएगा। ये देखिएगा मोलैरिटी ऑफ नाइट्रस एसिड, जिसका पीएच कितना दिया है, नाइट्रस एसिड HNO2 दिया है, सर के दिया है, के दिया मतलब वीक एसिड, कोई बोले सर कैसे पता चलेगा वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, के की वैल्यू दी है मतलब वीक एसिड है, पीएच की वैल्यू 2 दी है, मोलैरिटी पूछ रहा है। एक बात बताओ, पीएच अगर किसी का 2 दिया है तो इसका मतलब उसका H प्लस की वैल्यू कितनी होगी, उसकी H प्लस की वैल्यू कितनी होगी, 10 की पावर -2m होगा। और सर 10 की पावर -2m, सर H प्लस की वैल्यू होती कितनी है, ध्यान सुनिएगा, H प्लस की वैल्यू होती कितनी है, अंडर रूट के इंटू सी होता है, जस्ट फॉर्मूला लिखा है। सर इसकी वैल्यू 10 की पावर -2, सर के दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, सर स्क्वायर कर दे दोनों साइड, स्क्वायर जैसे ही करेंगे ये क्या आ जाएगा, के इंटू सी आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर ये देखिएगा 1/4.5, दैट विल बी सर 0.28, 0.2 कितना आ जाएगा 0.22। अब देख लो इस तरह क्वेश्चंस आएंगे, इनको अटेम्प्ट करना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी में क्या दिया है, एनसीईआरटी में देखो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एचएफ दिया है, वो कभी नहीं बोल रहा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, वो खुद ही पता है आयनाइजेशन कांस्टेंट मतलब के दिया हुआ है। क्या बोल रहा है एनसीईआरटी कि सर क्या निकालना है, अल्फा निकालिए, उसकी कॉन्सेंट्रेशन दी है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा भाई साहब, याद है, अंडर रूट के बाई सी लिख सकते थे, अंडर रूट के बाई सी लिख सकते थे, अंडर रूट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो थोड़ा इज्जत से देखेंगे इसको हम लोग। ये क्या हो जाएगा सर 0.02 हो जाएगा, ये डेसिमल और ये डेसिमल उड़ा दो, डेसिमल और डेसिमल उड़ाओगे ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सर 16 अंडर रूट 16 इंटू 10 की पावर -3 आ गया। तो इसको एक काम कर लेते हैं, 10 की पावर इसको हम लोग लिख देते हैं 1.6 कर देते हैं, और इसकी वैल्यू क्या करेंगे -2 कर देंगे, अंडर रूट 1.6। अब कैलकुलेशन बड़ा बेकार है यार, 1.26 इंटू 10 की पावर -1 कितना आ जाएगा 0.126। ये अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब भाई एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो थोड़े ऐसे मजे लेगा। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, पीएच कितना होगा, सर पीएच कितना होता है, पीएच कैसे निकालेंगे, एक बात बताओ, इस एसिड को तोड़ोगे तो क्या बनाओगे, H प्लस और F माइनस बनाओगे। सर ये कितना हो जाएगा C 0 0, C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। सर क्या पूछ रहा है,
H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी सर? H प्लस इज नथिंग, C अल्फा हो गया। C की वैल्यू कितनी है 0.02 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 0.126। कितना हो गया यार ये 520 कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। और 252 इंटू 10 की पावर सीधा सीधा -5 कर दूं, या फिर इसको लिखना चाहता हूं तो 2.52 इंटू 10 की पावर। अब डेसिमल कन्वर्ट करने आना चाहिए, इसको 100 टाइम्स छोटा किया तो 100 टाइम्स ये बड़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। व्हाट इज पीएच? पीएच की वैल्यू कितनी आएगी 3 माइनस लॉग 2.52 आ जाएगा। देख लो H प्लस की वैल्यू C अल्फा log 2.52 log 2.52 कितना होता है सर? 0.4 होता है। 3 माइनस 0.4 कितना हो गया 2.6 हो गया। सर pH की वैल्यू इतनी आ गई 2.6 आ गई। H प्लस की वैल्यू ये पुट किया। सर अब बताइए एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बताना है, एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन किसका? HF का बताना है। HF की वैल्यू कितनी है सर? C माइनस C अल्फा। C की वैल्यू कितनी है 0.02। C अल्फा की वैल्यू कितनी आई है? C अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 0.00252, यही आया शायद 0.00252। सर व्हाट इज H प्लस? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई है? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई है सर? HF का तो C माइनस C अल्फा, H प्लस की कितनी आई है C अल्फा, दैट इज 0.00252। एंड व्हाट इज F माइनस? अगेन सिमिलर आ गया, दैट इज C अल्फा 0.00252। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा गंदा कैलकुलेशन है लेकिन हाँ करना है, क्योंकि ऑब्वियस है भाई एग्जाम हॉल में कभी भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे। जहां मैंने थोड़ा बहुत कैलकुलेटर यूज किया वहां डरना नहीं है, ऑब्वियस एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको हिंट दे दिया जाएगा। एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर है कि ऐसे आएंगे, लेकिन हाँ एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चंस जरूर आएंगे। अभी आप पीवाईक्यूज आप खुद ही कर लेंगे, देखेंगे क्या बनेगा। इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या है सर? ये देखिएगा कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, पीएच भी दिया हुआ है, और पीएच की वैल्यू जैसे ही ऐसा मिल जाए, इंटीजर मिल जाए, मैं फटाफट H प्लस क्या करूंगा सर? 10 की पावर -3m लिख सकता हूं। पीएच इंटीजर है तो उस केस में तो सोचना ही नहीं है, उस केस में तो सोचना ही नहीं है। पीएच की वैल्यू इंटीजर है उस केस में सोचना ही नहीं है सर। डायरेक्ट आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्या करना है सर? बोल रहा है कॉन्सेंट्रेशन दिया है, व्हाट इज H प्लस सर? C अल्फा लिखते थे क्या? कॉन्सेंट्रेशन दिया है, अल्फा निकालना है 10 की पावर -3 अपॉन C। सर कॉन्सेंट्रेशन कितना है सर? कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -1। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर -2। ये जो अल्फा आया वो क्या है? फ्रैक्शन में है। अल्फा परसेंटेज में चाहिए तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, एंड दैट विल बी 1%। कितना आ जाएगा 1%। सर सीधा सीधा इसके एग्जाम हॉल में इतने ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस करोगे थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, बट इसके क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, इसके क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। ये देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। सर ये क्या है सर? वीक बेस है। कैसे पता चला? कल ही लिस्ट लिखवाई, एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। सर इसका OH माइनस दिया हुआ है, अल्फा निकालना है। अगर इस केस में OH माइनस को क्या लिखेंगे सर? OH माइनस इज नथिंग, C अल्फा लिखेंगे बेस में, और C अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 10। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये होगा 10 की पावर -1 हो गया। सर ये अल्फा परसेंटेज में निकालना है तो कुछ नहीं, 10 की पावर -1 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 100 से। क्या परसेंटेज आ जाएगा? 10% आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। तो ऐसे निकालते रहिए वैल्यू ऑफ दिस, पक्का। ये देखिएगा सर, ये फॉर दिस कॉन्सेंट्रेशन K की वैल्यू दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, पीएच निकालना है। सर इसके केस में देखिए ना, ये पीके हो जाएगा, चाहे ऐसे भी निकाल लो, हटाओ ना। H प्लस कैसे निकाल दोगे? H प्लस सर जो फॉर्मूला आपको स्ट्राइक करे, जैसे मुझे ये फॉर्मूला बहुत पसंद है, क्यों? क्योंकि इससे ना क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। 10 की पावर -8 कितना आ जाएगा? 10 की पावर -4। पीएच की वैल्यू क्या होगी सर? पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? सीधा सीधा 4 निकाल सकते हैं, देख लो, √K × C। फॉर्मूला याद है एकदम से। सर आपको एग्जाम हॉल का क्वेश्चन दिखाता हूं, ये नीट का क्वेश्चन है, नीट एग्जाम हॉल में आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज में। आप सोचिए कैसे करेंगे। अल्फा की वैल्यू दी हुई है सर, अल्फा गलती से 1% दिया है तो 1 मत ले लेना, कितना होता है? 10 की पावर -2 लेंगे। सर पीएच निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा दिया है। व्हाट इज H प्लस? H प्लस की वैल्यू क्या होगी? C अल्फा, एंड दैट विल बी 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, 10 की पावर -4। सर pH निकाल दो, pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी।
पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, पीएच की वैल्यू 4 आ जाएगी, निकाल दो। सर जब भी क्वेश्चंस मिले, हाँ बहुत प्यारा सा एक सुंदर सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ अलर्ट मोड पे रहिएगा। क्यों? क्योंकि यहां देखिएगा मैंने क्या किया है, कौन सा एसिड लिया है। अभी तक आप जो भी फॉर्मूला पढ़ रहे थे उसमें एक ही H प्लस दे रहा था, लेकिन अब मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन भी दिया है, क्योंकि एग्जाम हॉल में कोई भरोसा नहीं, ठीक है, एनटीए वालों का कोई भरोसा नहीं, वो पता चला कि भैया ये क्वेश्चन दे दें। देखिएगा सर, अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन देखी जाए तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ये C00, ये C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा, सर यहां 2C अल्फा लिखेंगे। क्यों? 1 मोल से कितना बन रहा है, 2 मोल्स, तो C अल्फा गए तो कितना गया, 2C अल्फा। व्हाट इज H प्लस? सर H प्लस की वैल्यू कितनी होगी, 2 टाइम्स C इंटू अल्फा। सर 2 टाइम्स C की वैल्यू कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है, दिस। अल्फा की वैल्यू 10% है, लेकिन 10 मत पुट कर देना, 10/100 परसेंटेज में पुट नहीं करने का। सर H प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, और तो पीएच कितना आ गया, 3 आ गया। H प्लस कितना आया, 10 की पावर, अच्छा H प्लस ही निकालना है, ओके H प्लस ही निकालना है, तब तो डायरेक्ट आ जाएगा। बस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या था कि सर आपने क्या पुट कर दिया, 2C अल्फा, ये पुट कर दिया, क्योंकि ये एसिड जो है 2 H प्लस देता है, तो थोड़ा अलर्ट मोड पे रहना। हमने जो फॉर्मूला शीट बनाया है, हमने जो फॉर्मूला शीट बनाया था वो किसके लिए बनाया था, वीक एसिड और वीक बेस के लिए, वीक एसिड और वीक बेस के लिए। पक्का फॉर्मूला शीट यही बना था, याद है? डन। चलो अब देखना, अब भैया वीक एसिड वीक बेस बहुत हो गया, एक काम करते हैं, वीक एसिड वीक बेस बहुत हो गया, अब एक काम करते हैं, वीक एसिड और वीक बेस में अगर कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस है, मान लो कोई कंजुगेट एसिड है, HF है, ये इसका K दिया हुआ है, और इसका कंजुगेट एसिड है ये, और ये इसका क्या है, कंजुगेट बेस है, तो सर इसका क्या होगा, Kb होगा। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, किसी भी एसिड और किसी भी उसके कंजुगेट बेस का, याद ना, एसिड हो तो उसके कंजुगेट बेस का, बेस हो तो उसके कंजुगेट एसिड का, इन लोगों के आपस का Ka ऑफ एसिड इंटू Kb ऑफ conjugate base is nothing, that is equals to Kw, K of acid, या फिर इसी को लिखना चाहते हो तो K of सर कंजुगेट एसिड इंटू Kb ऑफ बेस, अगर बेस के टर्म में लिखना चाहते हो, जो फॉर्मूला लगाना चाहो, सर ये किसके इक्वल होगा, Kw के। सर कोई भी ले लो, एसिड होगा तो उसका कंजुगेट बेस, बेस होगा तो उसका कंजुगेट एसिड, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, Kw, और यहां से इन दोनों को डिराइव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, Pkw इज नथिंग Pka प्लस Pkb। कैसे, लॉग लगाओ, इनको मल्टीप्लाई है, लॉग लगाओ दोनों साइड, माइनस लॉग लगा दो, आंसर आ जाएगा। Pkw क्या आ जाएगा, Pka प्लस Pkb आ जाएगा। Pkw क्या आ जाएगा, Pka प्लस Pkb आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसका क्वेश्चन का, इस Ka की वैल्यू दे दी गई है 10 की पावर, चलो ऐसे देता हूं, कोई एसिड है, फॉर एनी एसिड, अगर मान लो एसिड है Ha, इसके Ka की वैल्यू दी हुई है 10 की पावर -4, व्हाट विल बी द Kb ऑफ A माइनस, Kb ऑफ A माइनस कितना होगा, तो कुछ नहीं, आपको ही पता है। सर Kw की वैल्यू क्या होती है, Kw की वैल्यू क्या होती है, सर ये वीक एसिड है, इसका कंजुगेट बेस है, तो K इंटू Kb क्या हो जाएगा, K इंटू Kb क्या हो जाएगा, 10 की पावर -14, Kw की वैल्यू यही होती है। सर Kb की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर -4 आ जाएगा। सर कोई बेस है, फॉर एनी बेस, अगर कोई बेस लेते हैं तो अगर बेस है, Kb की वैल्यू क्या होगी, Kb की वैल्यू दी है मान लो 10 की पावर -6। सर कोई पूछ दे, सर व्हाट इज इसका K बताइए, K क्या होगा बताइए, B प्लस का K क्या होगा, B प्लस का K क्या होगा, K क्या होगा, तो सर कुछ नहीं, 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर -6। कैसे आया, सर कुछ नहीं, Kw अपॉन Kb कर दिया, 10 की पावर -8 आया, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है K इंटू Kb। सर अगर सेम ही, याद रखना सेम ही लोग होने चाहिए, ऐसा नहीं कि इस एसिड को लिया और उस बेस को ले लिया, ऐसा नहीं करना है कि सर उस एसिड और इस बेस को ले लिया, आपस में K इंटू Kb कर रहे हैं, नहीं, जिस एसिड का होगा उसी का कंजुगेट बेस, सर जिस एसिड का होगा उसी का कंजुगेट बेस, जो बेस होगा उसी का कंजुगेट एसिड, ऐसा नहीं कि दूसरे का उठा लिया कि सर इस एसिड का K ले लेते हैं, इस एसिड का बेस ले लेते हैं, इस बेस का Kb ले लेते हैं, नहीं, जिसका है उसी का, जिसका है उसी का, आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, Kw। ये देखिएगा
जैसे मान लो एग्जाम हॉल में ये कुछ दिया हुआ है, K ऑफ HF दिया है, KB फॉर फ्लोराइड आयन पूछ रहा है, एसिड है उसके कंजुगेट बेस का पूछ रहा है, तो KB ऑफ F माइनस क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 10 की पावर -14 अपॉन 3.5 इंटू 10 की पावर -4, 1/3.5 यही होगा, 1/3.5 यही होगा, 1/3.5 यही होगा। श्योर हो तो देख लो अपने पास 1/3.5, तो 1/3.5 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे ये आंसर आ जाएगा, पक्का हो जाएगा सर। तो ये आ जाए। अब देखना अगला क्वेश्चन देखना। अच्छा हाँ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, आयनाइजेशन अल्फा की वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सर वीक एसिड के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए तो हमेशा ही अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 100% होती है, लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया, ध्यान सुनना बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेज जीरो, अगर कॉन्सेंट्रेशन अप्रोच करने लगा जीरो को, मतलब एकदम जीरो के आसपास पहुंच गया, एग्जैक्ट नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जीरो पहुंचा फिर तो डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेज टू जीरो, उस केस में अल्फा की वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन जितना कम करोगे अल्फा की वैल्यू उतनी बढ़ेगी। अगर कॉन्सेंट्रेशन एकदम अप्रोचेज टू जीरो हो गया तो अल्फा की वैल्यू अपने मैक्सिमम पहुंच जाएगी, अल्फा विल बी इट्स मैक्सिमम। और अल्फा की वैल्यू, किसी का डिसोसिएशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 100% ही तो होता है। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो वीक हो स्ट्रांग हो, अगर आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे डाल दिया तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है 100%, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है 100%, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा 100%। ये ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐसी चीजें पढ़ी हुई हैं। अगर कोई ट्राई बेसिक एसिड है, ट्राई बेसिक एसिड मतलब जो 3H+ देता है, 3H+ देता है, तो पहली बार में 1H+ देगा और ये क्या बनाएगा H2A-। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या ले लिया K1। सर देखिएगा H2A- एक बार और H+ देगा तो क्या बनाएगा HA-2, इसका क्या ले लिया K2, HA-2 दैट विल गिव H+ और A-3, ये क्या हो गया K3। सर ये देखिएगा S3A will give 3H+ और A-3। इस रिएक्शन का आपसे पूछा जा रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कितना डिफिकल्ट है। आपने कहां पढ़ लिया है, आपने ऑलरेडी कहां पढ़ा हुआ था, आपने ऑलरेडी कहां पढ़ा था, याद करो कहां कहां पढ़ा था। ये हमने पढ़ा था सर ये केमिकल इक्विलिब्रियम में कि सर 3 रिएक्शंस को अगर ऐड करेंगे तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा सर, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर अलग अलग स्टेप्स की रिएक्शंस को देख रहे हो तो आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पक्का ये देख लो। सर देखिएगा अब हमारे पास, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा अलग चल रहे हैं, अब हमने वीक एसिड वीक बेस में इक्विलिब्रियम कर लिया, लास्ट क्लास में तो चलो आयनिक क्लियर आज शुरू किया है, वीक एसिड वीक बेस में कर लिया। फिर हमें बोला गया कि सर अब वीक एसिड वीक बेस अकेले तो निकाल दे रहे हो, अगर मैंने मिक्स कर दिया, मतलब मिक्सिंग कैसे होती है 2 टाइप की होती है, ध्यान सुना, मिक्स कैसे होते हैं 2 टाइप के, आयंस जब मिक्स करोगे 2 टाइप की होंगी, एक को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट और एक को बोलते हैं ऑड आयन इफेक्ट। मतलब दोनों में हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट याद करते हैं, ध्यान सुना, दोनों में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब तुम वीक हो, तुम कम डिसोसिएट कर रहे हो, तुम्हारे साथ क्या डाल दो स्ट्रॉन्ग वाले बंदे को, दोनों में ही एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। लेकिन एक में क्या होता है, दोनों के बीच में कॉमन आयन होगा और यहां पर क्या होगा ऑड आयन, ही बताऊंगा कैसा होता है। सर बस एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉमन आयन के कारण डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज करता है और ऑड आयन के कारण डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज। कैसे देखिएगा, मान लो ये मेरा बेचारा CH3COH है, ध्यान सुनना, ये बेचारा अकेले था, तो अकेले था तो ये अपना क्या होगा सर, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या था √K/C था, ये था। सर अब देखना ये अकेले था, तो जब सिंगल था अकेला था, अब गलती से मैं क्या डाल दूं, ध्यान सुनना, अब मैं गलती से इसके साथ क्या डाल दूं HCl के साथ डाल दूं। HCl भाई एक बात बताना, H+ देने से पहले सोचेगा क्या, H+ देने से पहले क्या ये सोचेगा क्या देखो वीक एसिड सोचता है कि दूं कि ना दूं। सर अब देखोगे H+ पहले से ही क्या है प्रेजेंट है। सर आपने लीच एटलियस पढ़ा है, प्रोडक्ट अगर पहले से प्रेजेंट है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉमन आयन इफेक्ट लगा देख लो, H+ पहले से ही प्रेजेंट है आपके रिएक्शन में, तो रिएक्शन क्या होगी अपने को बैकवर्ड आएगी, रिएक्शन क्या होगी बैकवर्ड आएगी और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी।
कैसे? अरे सर अकेले थे तो कोई टेंशन नहीं थी, अकेले थे तो कोई टेंशन नहीं थी, अल्फा की वैल्यू कितनी थी? √k/c। अब तुम सोचो जब रिएक्शन करने गए तो तुमने क्या डाल दिया? गलती से स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया। अब स्ट्रॉन्ग एसिड पूछेगा थोड़ी ना कि मैं H+ दूं कि ना दूं, वो तो जाएगा और दे देगा H+। जब तक बेचारा एसिटिक एसिड अपना होता ना कपड़े पर तैयार हो रहा है कि चलो यार रिएक्शन करना है, तब तक HCl आया H+ और Cl- देके चला गया। अब जब CH3COH गया कि चलो मैं H+ दूंगा, तब तक पहले से ही पहुंचा हुआ H+, बोल रहा कौन? अब H+ पहले से पहुंच गया बेचारा, ये फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, भाई यार क्या चीज है। ऑब्वियस है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ली चैटलियस याद आ रहा है? अगर प्रोडक्ट ज्यादा हो गया तो रिएक्शन किधर को जाएगी? पीछे जाएगी। तो सर कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज करता है। यहां पर क्या डाल दिया मैंने? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या डाल दिया? सर वीक एसिड के साथ क्या डाल दिया? स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया। तो यहां पर क्या लग गया? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ध्यान सुनना, अगर ऐसा हो जाए, ये देख लो, ये देखना, अब मैंने NaOH डाल दिया, किसके साथ? CH3COH के साथ। अब देखना भाई साहब मजेदार चीज क्या आएगी। अब बेचारा NaOH कोई कॉमन आयन नहीं है। अब यहां पर लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी है, पता है क्या? ऑड आयन है। ऑड आयन मतलब सर देखना, NaOH आया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फटाफट आएगा, धड़ 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 Na+OH- देके चला गया। अब CH3COH आया, बोला कि अच्छा ये तो अपना आदमी नहीं, इससे दिक्कत नहीं, यहां दिक्कत थी, यहां मैंने प्रॉब्लम फेस करी, यहां दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही CH3 थोड़ा सा भी H+ देगा, भाई साहब ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? H2 बना लेंगे। अब देखना सर थोड़ा सा भी H+ देगा, H+ चला गया, H2 बना गया। अब CH3COH-, देखिएगा प्रोडक्ट आपका कम हो रहा है बार बार, जैसे ही थोड़ा सा भी H+ बनेगा रिएक्शन क्या हो जाएगी? सर प्रोडक्ट कम हो रहा है तो रिएक्शन हमेशा कहां जाएगी? फॉरवर्ड। और यहां पर फॉरवर्ड जाएगी तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है? अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है? इंक्रीज करता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो ध्यान सुनिएगा, आप आयंस मिक्स करते हो तो दो टाइप के, एक हो गए कॉमन आयन। कॉमन आयन मतलब वहां पर आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बंदा है, स्ट्रॉन्ग बंदा टूटेगा, वो पहले ही दे के चला जाएगा, तो ऑब्वियस है प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, रिएक्शन पीछे चली जाएगी। यहां पर देखेंगे ऑड आयन में क्या होता है? ये बना के चला जाता है। याद रखिएगा अगर आप मिक्सिंग करते हैं आयंस की तो आपके पास दो केसेस आएंगे, एक बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज करेगी, एक बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाएगी। पक्का हो जाएगा सर? श्योर हो? ये देखिएगा, अगर मैं कॉमन आयन इफेक्ट को ऐसे डिफाइन करूं तो ये कुछ नहीं, ये किस में बोलते हैं? शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसे कंपाउंड्स दे दिए, ऐसी चीज ऐड कर दी जिससे आपका इक्विलिब्रियम किधर हो गया? बैकवर्ड आना चालू हो गया, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट के कारण मैं पहले ही बता दूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कब डिक्रीज होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। सर कॉमन आयन इफेक्ट कब होगा? सर जब वीक इलेक्ट्रोलाइट को या वीक एसिड को, कब होगा वीक? ये मैं ऐसा बोल दूं, कॉमन आयन इफेक्ट कब देखने को मिलेगा? जब वीक एसिड के साथ थोड़ा सा क्या डाल दो? स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर वीक बेस के साथ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो। ऑब्वियस है क्या आ जाएगा? कॉमन आयन इफेक्ट। सर यही होगा कॉमन आयन इफेक्ट, यही होगा कॉमन आयन इफेक्ट, पक्का यही होगा कॉमन आयन इफेक्ट। देख लो, मैंने तुमसे बोला वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो, इससे क्या हो जाएगा? ध्यान सुनना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, ध्यान सुनना, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट न्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है, न्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो आपका बनेगा, न्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये जो बनेगा, ध्यान सुनिएगा इसका फॉर्मूला ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इस बेचारे का जो नया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा उसका फॉर्मूला डायरेक्ट बता रहा हूं, अल्फा डैश बोलेंगे, और अल्फा डैश की वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ या फिर OH- फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान से देख लीजिए, अल्फा डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब फॉर एग्जांपल, ध्यान सुनना, वीक एसिड अगर अकेला है तो इसका अल्फा की वैल्यू क्या होती है? अकेला है, एलोन है, तो इसकी अल्फा की वैल्यू क्या होती है? √k/c। लेकिन अगर वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, तो यहां पर क्या लग जाएगा? कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा, और यहां पर अल्फा डैश की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? k/x।
एक्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो H प्लस दे दे ये स्ट्रॉन्ग एसिड। सर देख लो सर, डिफरेंस देखना आपको, अभी न्यूमेरिकल्स उस पर नहीं जाना कि डेरिवेशन कहां हो रही है, नहीं करना। वीक बेस अगर अकेला होता, वीक बेस अगर अकेला होता तो सर अल्फा की वैल्यू क्या होती, अंडर रूट के बी बाई सी होती, यही पढ़ा था। लेकिन अगर वीक बेस के साथ मैंने क्या डाल दिया, स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहां पर कौन सा इफेक्ट लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। कौन सा इफेक्ट लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। और जब कॉमन आयन इफेक्ट लगता है तो सर यहां पर अल्फा डैश की वैल्यू जो होगी वो के बी बाई क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। के बी बाई एक्स आ जाएगा, के बी बाई एक्स आ जाएगा। एक्स क्या है सर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। ये देख लो ना, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन दे दूं, ध्यान सुनना, अगर मैं क्वेश्चन ऐसा दे दूं, कैलकुलेट, ध्यान सुनिएगा और कैलकुलेट करिएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एग्जाम हॉल में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, डिसोसिएशन इन एच केस। सर फर्स्ट केस, ये दिया हुआ है। सेकंड केस, अब बताइए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या सेम आएगा क्या, दोनों केस में सेम आएगा। पहले केस में सिर्फ वीक एसिड है, तो वीक एसिड के केस में देखेंगे तो सर वीक एसिड के केस में सर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट के बाई सी आ जाएगा। अंडर रूट के बाई सी, देखिएगा के की वैल्यू कितनी है -5, ये कितना है -3, सर ये कितना हो गया अंडर रूट 10 की पावर -2, सर 10 की पावर -1। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले केस में 0.1 है, 0.1 है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लेकिन जैसे ही मैंने डाला सर अल्फा डैश, ये देखिएगा वीक एसिड है और उसके साथ क्या डाल दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड। सर देखिएगा इसका अल्फा डैश निकालने जाऊंगा तो के बाई सी नहीं लूंगा, के बाई क्या लूंगा, एक्स लूंगा। एक्स क्या है सर, एक्स की वैल्यू कौन सी है, वो कितना एच प्लस देगा, सर एक्स की वैल्यू कितनी एच प्लस देगा, ये देगा सर 0.2, मतलब कितना हो गया सर, ये लिख सकता हूं 5 इंटू 10 की पावर -5। कैसे, 0.2 को ऊपर ले जाओ 10 हुआ, 5 इंटू 10 की पावर -5। देख लो सर अल्फा की वैल्यू पहले कितनी थी, 10 की पावर -1। जैसे ही आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, देख लो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया, चेंज हो गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो दिस इज व्हाट कॉमन आयन इफेक्ट। कि कॉमन आयन इफेक्ट आएगा तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालोगे, अल्फा डैश दैट इज इक्वल्स टू के बाई एक्स हो जाएगा। वो किसके इक्वल हो जाएगा, के बाई एक्स हो जाएगा। तो चलो फॉर्मूला लिस्ट को यहां अपडेट कर देते हैं। यहां अपने पास वीक एसिड था, वीक एसिड के साथ देखना ध्यान से, अब देखो वीक एसिड था, देखिएगा अब मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं, वीक एसिड था, साथ में मैंने क्या डाल दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहां क्या आ जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट। यहां पर पीएच OH निकालने की बात नहीं करी जाएगी क्योंकि पीएच जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण होगा। यहां पर अगर अल्फा डैश की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, के बाई, यहां लिख देता हूं H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, हो गया। सर यहां पर वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग बेस अगर दे दिया जाए तो यहां पर भी कौन सा इफेक्ट होगा, कॉमन आयन इफेक्ट होगा। कौन सा इफेक्ट होगा, कॉमन आयन इफेक्ट होगा। और यहां पर देखोगे अल्फा डैश दैट इज नथिंग के बी बाई, सर ये क्या हो जाएगा, OH माइनस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। कोई बोले सर आप अल्फा डैश ही निकाल के क्यों छोड़ दे रहे हो, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि भैया यहाँ पर पीएच जो होगा, तुम्हें लगता है जो आदमी दूसरे का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बर्बाद कर दिया, वो तुम्हें लगता है कि उसके कारण पीएच होगा, कोई बात नहीं। पीएच कभी नहीं आने देगा, पीएच कभी नहीं आने देगा, पीएच कभी आने ही नहीं देगा, पीएच कभी आने ही नहीं देगा, पीएच कभी आने ही नहीं दिया जाएगा। पीएच कभी आने ही नहीं देगा। अरे कहाँ गया, कॉमन आयन इफेक्ट, हाँ ये रहा ना, हाँ ये देखो पीएच कभी आने ही नहीं देगा, पीएच कभी आने ही नहीं देगा। देख लो
अब तुमसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए ना तो ध्यान से सुनना, कॉमन एन इफेक्ट में देखना अपने पास, जैसे मैंने ये बोला, अच्छा ये सर किसके लिए पॉसिबल है, ये किसके लिए पॉसिबल है, तो सर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ में है, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में आ गया तो ये देखिएगा, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में कोई पूछ दे कि सर NaCl प्लस HCl डज नॉट एक्सपीरियंस कॉमन एन इफेक्ट, क्यों सर आयन कॉमन तो है Cl माइनस Cl माइनस, लेकिन सर वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसमें सही बात है कॉमन एन इफेक्ट नहीं लगता। कहां लगता है कॉमन एन इफेक्ट, सर जहां पर दोनों वीक हो, एक वीक हो और एक स्ट्रांग हो, जहां दोनों स्ट्रांग है उस केस में क्या होगा, सर जहां दोनों स्ट्रांग हो उस केस में क्या होगा, किस बात का कॉमन एन इफेक्ट, जहां एक वीक होता है दूसरा स्ट्रांग होता है वहां लगता है कॉमन एन इफेक्ट। मतलब एक बच्चा जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है और एक स्ट्रांग है, तो वो एक दूसरे को धक्का मार के, स्ट्रांग वाला धक्का मारा के उसको पढ़ा देगा, लेकिन अब दोनों ही वीक हैं, दोनों ही 300 नंबर लेके आ रहे हैं दोस्त, तो दोनों एक दूसरे को क्या सजेशन देंगे कि यार इस साल ना जो हो गया, अगली बार 5 मई के बाद 6 मई से पढ़ना शुरू कर देंगे यार, दोनों वीक हो गए तो यही करेंगे। अगर एक वीक है एक स्ट्रांग है तो बोलेगा भाई फाइट कर, एक बार और कोशिश कर ले, अभी टाइम है, अभी टाइम है, अभी टाइम, यही फर्क पड़ता है ना। तो कॉमन एन इफेक्ट क्या है कि सर दोनों एक वीक हो गया एक स्ट्रांग हो गया तो कोई दिक्कत, अब दोनों ही स्ट्रांग है, दोनों के ही 600 650 नंबर आ रहे हैं, तो फिर दोनों ही एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, किस बात का कॉमन एन इफेक्ट, दोनों एक दूसरे को बोलेंगे भाई तू अपना देख, बात खत्म, देख लो हो जाएगा सर। तो वीक एसिड पढ़ लिया, वीक बेस पढ़ लिया, वीक एसिड के साथ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा तो कॉमन एन इफेक्ट, वीक बेस के साथ अगर स्ट्रॉन्ग बेस आएगा तो कॉमन एन इफेक्ट हो गया। तो सर ये एक टॉपिक हुआ। अब जैसे ही वीक एसिड वीक बेस में ही इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, हमने क्या देखा, एक नई चीज देखी, हमने क्या देखा, बफर। बफर क्या होता है भाई साहब, बफर क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट ना करे, और मतलब सर एक ऐसा सॉल्यूशन बन जाता है जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट कर देता है, पीएच जल्दी चेंज ही नहीं करेगा। अगर मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच और हुज पीएच डज नॉट चेंजेस सिग्निफिकेंटली ऑन एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब थोड़ा सा गलती से एसिड और बेस ऐड भी हुआ तो पीएच चेंज ना करे, इसको बोलते हैं बफर। क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ बफर, प्रॉपर्टीज ऑफ बफर क्या होती हैं सर, बफर किसको बोलते हैं, याद रखिएगा, बफर उसको बोलते हैं, जैसे ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, पीएच ऑफ बफर डज नॉट चेंज एप्रिसिएबली अपॉन एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईदर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब थोड़ा सा भी ऐड होने पे एसिड और बेस के पीएच चेंज ना करे। पीएच किस पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब सर पीएच को वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ता बफर का, आपको सर 10 ml का बफर हो चाहे 20 ml का बफर हो, पीएच उसका चेंज नहीं करेगा। तीसरी चीज सर, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ इट इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब इनडायरेक्ट वे में तीनों लाइन में यही कहना चाहता है कि बफर को भैया एक बार तुमने बफर बना दिया तो उसका पीएच जल्दी चेंज नहीं करेगा अनटिल और अनलेस बहुत ज्यादा तुमने क्या करना शुरू किया, बहुत ज्यादा तुमने क्या करना शुरू किया, H+ और OH- देना शुरू कर दिया। चेंज इन पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्यों होता है, किसी भी सॉल्यूशन में चेंज इन पीएच क्यों आता है, बिकॉज आप क्या करते हो, H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हो। पक्का ध्यान सुनिएगा, बफर मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन, बफर मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पीएच एक बार आपने निकाल दिया तो वो चेंज नहीं करता। अब सर ये पीएच किस तरह होगा, बफर कैसे पहचानेंगे, कौन सा सॉल्यूशन बफर होगा, पहचानने का तरीका ही पता चलेगा। लेकिन पहले एक बार सुनिएगा सर, बफर के ना क्लासिफिकेशन देखिएगा, टाइप्स ऑफ बफर। ये सिंपल बफर है, सिंपल बफर मतलब ये कुछ नहीं, सिंपल बफर को हम बोलते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस को हम लोग सिंपल बफर बोलते हैं। ये हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जब पढ़ेंगे, आज नहीं तो कल जब भी पढ़ेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे, ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपल बफर में अलग से सॉल्ट को ले लेते हैं, वही हो जाता है। मिक्स्ड बफर हमारे लिए काम का है। मिक्स्ड बफर मतलब किसी को ऐड करेंगे। दो टाइप के होते हैं, एसिडिक बफर और क्या होते हैं, बेसिक बफर। एसिडिक बफर और क्या होते हैं, बेसिक बफर। ध्यान सुनिएगा, एसिडिक बफर और क्या होते हैं, बेसिक बफर। मिक्स्ड बफर मतलब दो लोगों को जब मिक्स करते हैं तो उस टाइम पे एक बफर क्रिएट होता है। अगर एसिड का केस है तो एसिडिक बफर, बेस का केस है तो बेसिक बफर। सर देखिएगा, बफर सॉल्यूशन, सिंपल बफर अभी हमें नहीं पढ़ना, जब हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेंगे वहां पता चल जाएगा कि इसको सिंपल बफर क्यों बोलते हैं। एक ही कंपाउंड है, इसमें भैया पीएच जो होता है वो डिपेंड नहीं करेगा किसी के ऐड और सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। तो सिंपल बफर अभी नहीं, हम मिक्स्ड बफर पढ़ने वाले हैं। और मिक्स्ड बफर में दो टाइप, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर किसको बोलते हैं, ये देख लो, सिंपल बफर है। सिंपल बफर अभी जस्ट कोई बोले तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, ठीक है। इसका पीएच देखोगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। सर ये क्या, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो देख लो अपने पास, आपको ये सिंपल बफर नहीं लेना। सर ये देखिए, मिक्स्ड बफर हमें पढ़ना है। मिक्स्ड बफर मतलब एसिडिक बफर। पहला एसिडिक बफर, एसिडिक बफर क्या है, ध्यान सुनना। एसिडिक बफर पहचानने के तीन तरीके, ध्यान सुनिएगा। एसिडिक बफर
किसको बोलते हैं सर? वो डेफिनेशन छोड़िए, एसिडिक बफर की पहचानने का तरीका पहचान लीजिए। सर एसिडिक बफर कब एसिडिक बफर कहलाएगा? दो लोगों का मिक्स करने पे एसिडिक बफर कब बनता है? तो ध्यान सुनिएगा, कभी भी मिल जाए, ये देखिएगा सर, वीक एसिड हो और उसका कंजुगेट बेस हो, वीक एसिड हो या उसका कंजुगेट प्लस उसका कंजुगेट बेस हो, पहला केस। दूसरा, या तो वीक एसिड हो और उसका सॉल्ट हो, किसके साथ? विथ स्ट्रॉन्ग बेस। वही सेम चीज हो गई। अगर एक बात बताओ, वीक एसिड है, अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, तो वीक एसिड क्या देता है? H+ देता है, तो कंजुगेट बेस में ही तो कन्वर्ट होगा। कहना यही चाहता है कि सर वीक एसिड हो, उसका कंजुगेट बेस हो, या वीक एसिड हो या उसका सॉल्ट हो, एसिडिक बफर पहचानने का तरीका। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका और यही फाइनल तरीका कि सर वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो। अगर ध्यान सुना, वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, यहां कॉमन आयन इफेक्ट नहीं। देखिएगा सर, ये देखिएगा, अगर इसके X मोल्स हो और इसके Y मोल्स हो, सर सुनिएगा, बफर कब बनेगा? सर जब x की वैल्यू ग्रेटर देन y होगी। ध्यान से पहचान लीजिए इस चीज को, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में पहचानने का भी क्वेश्चन मिलता है कि सर बताएंगे बफर सॉल्यूशन कैसे पहचानेंगे। बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर पहचानना है तो एसिडिक बफर के लिए क्या करते हैं? वीक एसिड उसका कंजुगेट बेस, या फिर वीक एसिड उसका सॉल्ट विथ कंजुगेट बेस, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिल जाए, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिल जाए, इसके x मोल तो इसके कितने लेने हैं? y मोल। और याद रखिएगा x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन y रखनी है। याद रखिएगा x की वैल्यू ग्रेटर देन y रखनी है। बाकी डेफिनेशन आपके पास है। एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन क्या करता है? सर एसिडिक सॉल्यूशन वही देख लो, सारी सेम कहानी। एसिडिक बफर मतलब जिसमें वीक एसिड हो, उसका कंजुगेट बेस हो, या वीक एसिड उसका सॉल्ट हो, उसी को क्या बोलते हैं? बफर। सर देखिएगा, वीक एसिड उसका सॉल्ट। सर यहां पर सर जो सॉल्ट का जो पार्ट होता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है, वो क्या होता है? स्पेक्टेटर आयन होता है। मतलब ये दोनों अपना बफर मेंटेन करते हैं, वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस, ये बफर मेंटेन करते हैं। मतलब ये पीएच को चेंज नहीं होने देंगे और ये देखता रहता है, अच्छा हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एसिडिक बफर बनाना है तो 3 कंडीशन चेक कीजिएगा, वीक एसिड प्लस वीक एसिड प्लस उसका कंजुगेट बेस, वीक एसिड प्लस उसका सॉल्ट विथ कंजुगेट स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसके x मोल्स इसके y मोल्स। बस कंडीशन याद रखिएगा, वीक एसिड के मोल्स ज्यादा होने चाहिए। कहाँ कहाँ एसिडिक बफर बन सकता है? तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में आएंगे, जैसे ये हमारी बॉडी में भी मिल जाएंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एसिडिक बफर के, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, फॉस्फोरस का एसिड होगा, कार्बन का एसिड होगा, थैलिक एसिड, पोटेशियम थैलेट, सर जितने भी होंगे ये क्या है? कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में मिल जाते हैं हमें, ठीक है। ये बफर सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसे एसिडिक बफर, बेसिक बफर। एसिडिक बफर पहचान लिया, कैसे पहचानना है? 3 तरीके बताए, फिर से एक बार रिपीट करो। एसिडिक बफर कैसे पहचानोगे? सर वीक एसिड प्लस उसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस उसका कंजुगेट बेस, या फिर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो, साथ में क्या लिखा हो? दोनों के मोल्स दिए हों, वीक एसिड के मोल्स ज्यादा हों, किससे? स्ट्रॉन्ग बेस से। बस हो गया। ये देखिएगा सर, बेसिक बफर की बात करें तो बेसिक बफर में भी क्या होता है? बेसिक बफर कैसे पहचानोगे? सर फिर से एक बार बेसिक बफर पहचानते हैं। चलिए, अगर आपने एसिडिक बफर पहचाना है तो बेसिक बफर जस्ट अपोजिट होता है। सर मेरे से पूछोगे बेसिक बफर जस्ट अपोजिट क्या? देखना सर, बेसिक बफर में क्या हो जाता है, ये देखना अपने पास। बेसिक बफर में क्या बोलते हैं हम लोग? बेसिक बफर में क्या होता है कि सर आप कैसे पहचानेंगे? तो इसमें देखिएगा, वीक बेस होगा और उसका वीक बेस प्लस उसका क्या हो जाएगा? सर उसका कंजुगेट एसिड होगा, या फिर वीक बेस होगा और उसका सॉल्ट होगा, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। जैसे वहां पर जो कर रहे थे उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा, वीक बेस होगा और यहां पर क्या डाल देंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर इसके x मोल्स हैं, इसके y मोल्स हैं, x मोल्स हैं, y मोल्स हैं, तो x वुड बी ग्रेटर देन y। ये तरीका होगा आपको बफर पहचानने का, ये तरीका होगा आपके बफर पहचानने का। ये बेसिक बफर, एसिडिक बफर ऐसे पहचानते हैं। बेसिक बफर मतलब जहां वीक बेस कंजुगेट एसिड, वीक एसिड वीक बेस। ये देख लो फिर से, जो साइड में बैठा होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर आयन। ये देख लो, वीक बेस उसका कंजुगेट एसिड, ये होता है पक्का। तो ये एग्जाम हॉल में आए बेसिक बफर पहचानने का, एसिडिक बफर पहचानने का, तो आप पहचानते रहिएगा। अमोनिया का जो बेस होता है वो क्या होता है? वीक बेस होता है। अमोनिया का जो बेस होता है वीक बेस होता है। तो ये बेसिक बफर पहचान लीजिएगा पक्का। तो एसिडिक बफर हो गया, बेसिक बफर हो गया। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? बफर का सॉल्यूशन ऐसा क्यों करता है कि वो अपने पीएच को चेंज नहीं होने देता? एक्चुअली देखो, मैं ना अब तुम्हें एक काम करता हूं, सारा कुछ समराइज करता हूं। अब तुम्हें ना एक सिंपल सा एक लाइन बना देता हूं, उसी में अपने पास एसिडिक बफर पहचानने का तरीका मैंने बता दिया।
एसिडिक बफर कैसे पहचानोगे ये बता रहा हूं मैं, और बेसिक बफर पहचानने का तरीका बता दिया। देखो तुम्हारा फॉर्मूला शीट मैं बना के दे रहा हूं तुम्हें। एसिडिक बफर क्या होगा कि सर एसिडिक बफर पहचानना है तो आप पहले क्या पहचानेंगे, वीक एसिड प्लस उसका कंजुगेट बेस, या फिर उसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर वीक एसिड के साथ आप क्या डाल दें, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें। इसके मोल्स अगर x हैं तो इसके मोल्स क्या हों, y हों, और उसमें एक कंडीशन लगा दी जाए x ग्रेटर देन y हो। ये पहचानने का तरीका है। सर बेसिक बफर कैसे पहचानिएगा बताइए, बेसिक बफर कैसे पहचानिएगा, सर वीक बेस हो और उसका कंजुगेट एसिड हो, या फिर सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। सर दूसरा वीक बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो, इधर इसके x मोल्स हैं तो इसके इधर कितने हैं, y मोल्स हैं। बस याद रखिएगा बफर के लिए वीक एसिड का या वीक बेस के मोल्स ज्यादा होने चाहिए। तो ये तो हो गया पहचानने का तरीका, ये पहचान लेंगे आप एग्जाम हॉल में। दूसरा, पहचानने के बाद अगर आपने किसी बोल दिया कि सर इसका पीएच बताइए, तो पीएच कैसे निकलेगा, तो सर आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बताता हूं, दैट इज pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन, या फिर सॉल्ट के बदले यहां कंजुगेट बेस भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, एसिड। सिंपल सा पीएच का फॉर्मूला। सर इसके बस इस बेसिक बफर के क्वेश्चन में बस इतना ही आएगा। देखिएगा यहां पीएच के बदले क्या लिख रहा हूं, पीओएच लिख रहा हूं, पीके के बदले क्या लिख रहा हूं, सर पीकेबी लिख रहा हूं। आपको रीजन आपको पता चल रहा होगा, सॉल्ट और कंजुगेट बेस डिवाइड, कंजुगेट एसिड डिवाइड बाय बेस। सर देख लीजिए, इसका पीएच हो चाहे पीओएच हो, पीएच हो चाहे पीओएच हो, पीएच हो चाहे पीओएच हो, सर इसका फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला होता है। देखो किसने बोला सर ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन देख लीजिएगा। सर इसका डेरिवेशन हमें नहीं जानना, लेकिन हाँ पीएच का फॉर्मूला, इसका एक चीज का फॉर्मूला देखो, इसीलिए मैं बार बार बगल में कंपेयर कर रहा हूं। कंपेयर क्यों कर रहा हूं, ताकि आपके फॉर्मूले सीट में जैसे वीक एसिड पढ़ाया, वीक बेस अपने आप हो गया। एसिडिक बफर का फॉर्मूला पता है तो बेसिक बफर अपने आप हो जाएगा। वहां पीएच है तो यहां क्या हो गया, पीओएच। वहां पीके है तो यहां क्या हो गया, पीकेबी। वहां सॉल्ट अपॉन एसिड है तो यहां सॉल्ट अपॉन बेस हो गया। बफर सॉल्यूशन निकालते रहो। अब ध्यान सुनना, एक्चुअली जो एसिडिक बेसिक बफर है, किसने बोला सर, अगर एक बार सुनना ध्यान से, अगर देखना, अगर इफ x मोल्स ऑफ, अगर मैंने क्या डाल दिया सर, एसिड डाल दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड, अगर मैंने दोनों साइड x मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया, सर क्या होगा इससे, x मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अगर दोनों साइड ऐड कर दिया, तुम खुद से सोचना। एक्चुअली ये जो बफर है ना, क्यों पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है, इसका लॉजिक पता चल जाएगा। ये बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, सर स्ट्रॉन्ग एसिड किससे रिएक्ट करेगा, बफर में दो लोग हैं, एक एसिड है और एक कंजुगेट बेस है, तो एसिड से रिएक्ट करेगा या कंजुगेट बेस से, एसिड किससे रिएक्ट करेगा, बेस से रिएक्ट करेगा। तो सर देखेंगे पीएच का फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, सर ये दोनों तो चेंज होने से रहे, क्या चेंज आएगा सर, कंजुगेट बेस में से, कंजुगेट बेस में से इसमें से x मोल जाएगा, कंजुगेट बेस में से x मोल चला जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने क्या डाल दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन पता है पीएच अपने आप को कैसे, बफर अपने आप को कैसे मेंटेन करता है। तुम्हें लग रहा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड आया तो कंजुगेट बेस को खा जाएगा, लेकिन कंजुगेट बेस अगर H+ मिलेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, सर कंजुगेट बेस अगर किसी H+ को लेगा, इसका कंजुगेट बेस जैसे ही H+ मिलेगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। तो सर आपको लग रहा है कि कंजुगेट बेस कम हुआ, लेकिन जितना ये कम होगा उतना ही नीचे क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये देख लीजिएगा। इसीलिए आपका लॉग में वैल्यू चेंज नहीं होती। बफर कैसे पीएच को रेजिस्ट करता है, क्यों, क्योंकि सर आपको लग रहा है कि सर ये कम हुआ, नहीं सर ये कम जितना होगा ना उतना इतना बढ़ जाएगा इधर। तो सर ऊपर नीचे की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो गई, बराबर, ऑलमोस्ट क्या रहेगी, नेग्लेक्ट चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लॉग लगा हुआ है। यहां देखिएगा, इसमें कोई बोले सर इस केस में बताइए, सर स्ट्रॉन्ग एसिड किससे रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करेगा या बेस से रिएक्ट करेगा। सर देखिएगा, आपको लगेगा अरे सर पक्का पीएच चेंज होगा। ये देखिए ना सर, जितना बेस से रिएक्ट करेगा ना, जितना बेस से रिएक्ट करेगा, अगर मैं बोलूं बेस से जितना भी रिएक्ट करेगा ना, उतना कंजुगेट एसिड क्या कर देगा, बन जाएगा। सर कोई चेंज उतना बड़ा आएगा ही नहीं। एक तो लॉग में कितना चेंज आता है, log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0। log 1 से log 10 कर दो, 10 टाइम्स वैल्यू बढ़ा दो तो कितना वो log की वैल्यू बाहर आती है, 1 का चेंज आता है। सर ये तो छोटू मोटू चेंज है। सर देखो ना, अगर तुमसे कोई बोल देगा तो सर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते चले जाना। सर पीएच रेजिस्ट कैसे करता है, कोई पूछे तो पीएच रेजिस्ट करने का तरीका ये होता है। अगर मैं बोल दूं नहीं सर एक काम करते हैं, x मोल्स ऑफ
या मैं वाई कर देता हूँ क्या, एक वाई मोल्स ऑफ, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करूं, चलो खुद से सोचो, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करूंगा, स्ट्रॉन्ग बेस का वाई मोल्स ऐड करूंगा, इफ वाई मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करूंगा, इधर क्या कम होगा देखिएगा। सर ये बताइए, अगर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करूंगा तो स्ट्रॉन्ग बेस किससे रिएक्ट करता है, बेस से करेगा या एसिड से, एसिड से। तो पीएच के फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, ये सब तो चेंज होने से रहा, क्या चेंज होगा सर, एसिड में से क्या होगा, माइनस वाई होगा, और जितना एसिड से माइनस वाई होगा कंजुगेट बेस उतना क्या हो जाएगा, प्लस वाई। सिमिलरली यहां पर सर पीओएच देखेंगे तो पीओएच की वैल्यू क्या आ जाएगी, जितना आप सर ये कम करेंगे, सर यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से, सर लॉग कंजुगेट एसिड से जितना कम होगा बेस में उतना ही क्या हो जाएगा। सर इसका इफेक्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो बफर सॉल्यूशन होता है वो अपने पीएच को और पीओएच को चेंज नहीं करने देता, वो अपने पीएच और पीओएच को चेंज नहीं करने देता। देख लो कैसे कैसे इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, कैसे इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। अगर आप एसिड भी डाल दोगे ना, थोड़ा बहुत चेंज होगा, उतना वो नेग्लेक्ट कर देगा। तो एसिडिक बफर इसीलिए इंपॉर्टेंट है। एसिडिक बफर का भैया ये पीएच का फॉर्मूला याद रखिएगा बस, और इधर बेसिक बफर का फॉर्मूला। मुझे तो लगता है कि आप अगर वीक एसिड याद करते हैं तो वीक बेस अपने आप याद हो जाता है, वीक एसिड याद रखेंगे, एसिडिक बफर याद रखेंगे, बेसिक बफर अपने आप हो जाएगा। चेंजेस कर करके आंसर निकाल दीजिएगा। अब देख ध्यान सुनना, पहले तो पहचानना आना चाहिए, दूसरा सर पहचानने के बाद आपको पीएच और पीओएच निकालने आना चाहिए, और तीसरी चीज कि सर इसको ना जो चेंज को रजिस्ट करता है इसको बोलते हैं हम लोग बफर कैपेसिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बफर कैपेसिटी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या है सर, बफर कैपेसिटी को हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं, ईटा से। तो ये देखिएगा बफर कैपेसिटी क्या है कि सर कितने मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आपने डाले, कितने मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डाले और उससे कितना चेंज हुआ, उससे कितना चेंज हुआ ये पूछा जाता है। बफर कैपेसिटी क्या होता है कि सर कितने मोल्स आपने डाले अपॉन डेल्टा पीएच। मतलब एक बात बताओ, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब होगी, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब होगी, जब डेल्टा पीएच का चेंज क्या हो जाए, जीरो। मतलब मैक्सिमम बफर कैपेसिटी क्या होगी, जब पीएच का चेंज ही जीरो हो जाए, जब पीएच का चेंज ही जीरो हो जाए। पक्का। एक बात बताओ, इसमें पीएच क्यों चेंज कर रहा था, पीएच क्यों चेंज होगा सर, ये चेंज होता है क्या, ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, टेम्परेचर पे चेंज होता है। पीएच किसके कारण चेंज हो रहा था, इसके कारण ना, देख लो ना, थोड़ा बहुत जो भी चेंज होगा इसी कारण होगा। अगर मैं पूछ दूं कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी चाहिए, तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी में तुम क्या बोलोगे कि सर जो डेल्टा पीएच है, जो पीएच का चेंज है वो जीरो हो जाए। मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब ये क्या हो जाए सर, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड क्या हो जाए सर, लॉग की वैल्यू कब जीरो होती है, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड जीरो हो जाए। मतलब क्या हो जाएगा, लॉग की वैल्यू कब जीरो होती है, जब सर ये दोनों की रेशियो क्या हो जाए, सर ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। कोई तुमसे पूछ दे मैक्सिमम बफर कैपेसिटी चाहिए एसिडिक बफर में, तुम क्या करोगे, सॉल्ट अपॉन एसिड को क्या करोगे, सॉल्ट अपॉन एसिड को 1 ले लोगे। क्यों, क्योंकि सर आप लॉग की वैल्यू तभी जीरो कर पाओगे। सिमिलरली इसमें कोई पूछ दे, बेसिक बफर में पूछ दे, सर बेसिक बफर का मैक्सिमम बफर कैपेसिटी बताओ, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी बताओ, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, इसका पीएच चेंज ना हो, कब चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा नहीं, ये चेंज जीरो हो जाए। सर मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाए सर, लॉग सॉल्ट अपॉन बेस की वैल्यू क्या हो जाए, सॉल्ट अपॉन बेस की वैल्यू क्या हो जाए, सॉल्ट अपॉन बेस की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो तुमसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, तो याद रखना, अगर कोई पूछेगा मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी ये होती है। पक्का। बफर कैपेसिटी है क्वेश्चन, बफर कैपेसिटी क्या है, डेल्टा एन बाई डेल्टा पीएच, कितने नंबर ऑफ मोल्स डालने पे कितना पीएच चेंज हो रहा है। आपको ही पता है सर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी क्या होगी, जब पीएच का चेंज क्या हो जाए, जीरो। कुछ भी डाल दो कोई चेंज ही ना हो रहा, कुछ भी डालो कोई चेंज ही ना हो रहा हो। ये कब पॉसिबल है, कुछ भी डालो चेंज ना हो, कब पॉसिबल है, जब सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो क्या हो जाए सर, 1 हो जाए। जब भी आपका सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो 1 हो गया सर, पीएच का चेंज क्या हो जाएगा, जीरो। इवन आपको इसी से आपको एक चीज और मिल जाती है, बफर सॉल्यूशन रेंज मिल जाता है। मतलब बफर सॉल्यूशन बेचारा कब तक बोला जाता है, देखना ध्यान से। एसिडिक बफर की बात करें तो एसिडिक बफर में ध्यान सुनिएगा, अगर मैं एसिडिक बफर के लिए बनाता हूं तो बेसिक बफर अपने आप हो जाएगा। पीएच की वैल्यू क्या होती है, पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड होगा, यही होगा सर। देखिएगा उसने क्या बोला, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी क्या होगी, देखिएगा
सर मैक्सिमम कब होगा? जब पीएच किसके इक्वल हो जाए? पीके के। ये क्या कहलाता है? मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। ये क्या होता है? रियल कंडीशन में अगर बात की जाए तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी ये होती है। लेकिन सर याद रखिएगा, बफर तब तक बफर माना जाता है जब तक उसका पीएच 1 से ज्यादा चेंज ना हो जाए। पीएच थोड़ा बहुत चेंज करेगा बफर का, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही होगा। लेकिन मान लो किसी बफर का पीएच, सर पीएच ज्यादा ही चेंज हो गया, -1 हो गया और पीएच +1 हो गया, सर यहां तक ही बफर का रेंज होता है। इसके इधर गए तो बफर डिस्ट्रॉय, इसके इधर गए तो बफर डिस्ट्रॉय। सर -1 का मतलब यहां पर, -1 का मतलब क्या हो गया? यहां देखिएगा पीएच की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए? pKa -1। और यहां पर पीएच की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए? pKa +1। बफर का रेंज इतना ही होता है। इधर से इधर गए बफर डिस्ट्रॉय, इधर से इधर गए बफर डिस्ट्रॉय। -1 का मतलब क्या हो गया? सर लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो कितना हो जाए? -1। मतलब सर सॉल्ट अपॉन एसिड का जो वैल्यू हो वो कितना आ जाए? 1/10 हो जाए। सर यहां पर देखेंगे तो ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? ये इधर, ये कब पॉसिबल था? ये इस पे, इसके लिए देखेंगे तो ये कब पॉसिबल है? लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो। बफर तभी तक सर डिस्ट्रॉय नहीं होगा जब तक आपका ये रेशियो चल रहा है। सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो, सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो कितना हो जाएगा? 10। सर आपका जो बफर है ना वो इससे इसी रेशियो में काम करता है। यहां से लेकर यहीं तक काम करेगा, यहां से लेकर यहीं तक। सर अगर आपको बोला जाए एसिडिक बफर कब डिस्ट्रॉय हो जाएगा? सर इधर गया तो बफर डिस्ट्रॉय, उधर गया तो बफर डिस्ट्रॉय। बफर सॉल्यूशन का रेंज इतना ही होता है। उसके बफर का मैक्सिमम बफर कैपेसिटी से या तो +1 या फिर -1, इसके ऊपर या नीचे गए सर आपका बफर डिस्ट्रॉय मान लिया जाता है। आपको बफर को डिस्ट्रॉय मानना पड़ता है। जैसे मैं बेसिक बफर के लिए भी सेम चीज लिख सकता हूं। जो लोग करना चाहते हैं बेसिक बफर का भी सोच लीजिए। सर बेसिक बफर में पीओएच देखते हैं, पीओएच देखते हैं पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन क्या देखेंगे? बेस देखेंगे। सर फॉर्मूला सारे एक साथ कर लेते हैं, फिर एक बार में न्यूमेरिकल्स चालू करेंगे। सर देखिएगा यहां पर भी जो बफर सॉल्यूशन का रेंज होगा वो कितना होगा? सर पीओएच की वैल्यू, पीओएच की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? पीकेबी। ये मैक्सिमम बफर कैपेसिटी है, ये मैक्सिमम बफर कैपेसिटी है। सुनिएगा सर यहां पर भी सर आप इससे कम नहीं जा सकते। इससे कम जाएंगे तो आपका वैल्यू फिर बफर नहीं रहेगा ना। एक से ज्यादा बफर चेंज हो गया तो फिर किस बात का बफर? बफर का डेफिनेशन ही यही था कि भैया आपका पीएच चेंज नहीं करेगा। अब पता चला एक से कम हो गया तो किस बात का बफर? यहां देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पीओएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? pKb +1 आ जाएगी। सर यहां पर देखेंगे तो इसके लिए आपका जो लॉग सॉल्ट अपॉन बेस का रेशियो है, जो सॉल्ट अपॉन बेस का जो रेशियो है वो कितना होगा? 1/10 होगा। -1 मतलब सॉल्ट अपॉन बेस का जो रेशियो होगा वो सेम चीज जो इसके लिए पढ़ेंगे वही इसके लिए भी पढ़ दीजिए, 1/10 होगा। यहां से लेकर यहां तक आपका लॉग सॉल्ट अपॉन बेस का रेशियो जो होता है, सॉल्ट अपॉन बेस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? +1। तो ये सॉल्ट अपॉन बेस का जो रेशियो होगा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सर यहां से लेकर यहां तक का अपना जो रेंज होगा उसी को क्या बोलेंगे? बेसिक बफर। इसके इधर गया तो बफर सॉल्यूशन बर्बाद, उसके उधर गया तो बफर सॉल्यूशन बर्बाद। सर अगर आप एसिडिक बफर को जानते हैं तो कोई पूछेगा एसिडिक बफर कब से कब तक वैलिड होगा? जब तक सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो 1/10 से लेकर 10 के बीच में है। सर ये बेस्ट है, ये बेस्ट होगा कब? जब दोनों इक्वल हो जाए। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब आई थी? मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब आई थी? जब दोनों इक्वल हो गए थे, सबसे बेस्ट था सॉल्यूशन। लेकिन अगर इससे ऊपर गए तो भी बर्बाद, इससे नीचे गए तो ही बर्बाद। बफर कैपेसिटी, बफर, बेसिक बफर, एसिडिक बफर, सर एक ही फॉर्मूला है पीएच का और उसी के ऊपर हम लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं। सर बफर सॉल्यूशन का रेंज देख लिया, बफर सॉल्यूशन को बर्बाद भी कर दिया। अब चलो इसको पहचानते हैं और न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स चलो देखते हैं। पहचान लिया एक बार। आप बाकी लोग भाई प्लीज जिनको वीडियो पॉज करके एक बार सोचना है, आत्मा शांत करने के लिए एक बार सोच लेना क्या क्या पढ़ा, क्योंकि ऑब्वियस मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं आराम से बोलूं कि बेटा देखो ये फॉर्मूला। आप सोचना चाहते हो सोच लो। जैसे इस क्वेश्चन बोला बफर कैपेसिटी निकालो, सर बफर कैपेसिटी निकालने के लिए बोला गया, कैसे निकालेंगे? सर बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था? बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था? सर सीधा सीधा फॉर्मूला लगाइए। बफर कैपेसिटी इज नथिंग डेल्टा एन बाई डेल्टा पीएच, डेल्टा एन बाई डेल्टा पीएच, डेल्टा एन बाई डेल्टा पीएच। कैसे आएगा? तो सर कैसे निकालेंगे? देखो डेल्टा एन बाई डेल्टा पीएच, डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है? सर
2 मोल्स ऐड किया है, ठीक है, कितना पीएच में चेंज हुआ? 0.5 का चेंज हुआ। सर मैं क्या लिख सकता हूं? 4 लिख सकता हूं। कितने का चेंज हुआ? 2 मोल्स डाला और कितने का चेंज हुआ? सर 2 मोल्स डाला और कितने का चेंज हुआ? सर 0.5 का चेंज हुआ। कितना हो जाएगा? 4। बफर कैपेसिटी कितनी होगी? 4। बफर कैपेसिटी जितनी ज्यादा उतना ज्यादा वो क्या करेगा? टॉलरेट करेगा, बोलेगा भाई चेंज नहीं होने दूंगा, ठीक है। सर 2015 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिडिक बफर? एसिडिक बफर कौन नहीं है? पहचानने के ऊपर बात कर रहा है, कौन एसिडिक बफर नहीं है? सर एसिडिक बफर के लिए क्या चाहिए? वीक एसिड। ध्यान सुनिएगा, एसिडिक बफर के लिए क्या चाहिए? वीक एसिड प्लस उसका कंजुगेट बेस या उसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। बार बार लिखिए ताकि चीजें याद रहे। सर ये y मोल्स और x शुड बी ग्रेटर देन y होना चाहिए। देखिएगा सर ये वीक एसिड है, सॉल्ट है, वीक एसिड सॉल्ट, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। यही नहीं होगा। कोई बोले सर मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं पहचानने में आया, तो भाई बाकी 3 वीक एसिड पहचान सकते हो, बाकी 3 वीक एसिड पहचान सकते हो, बाकी 3 वीक एसिड पहचान सकते हो, ठीक है, हो जाएगा सर, पक्का। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखना क्या मिलेगा। तो 2019 का क्वेश्चन, ध्यान सुनना। विच विल मेक बेसिक बफर? बेसिक बफर कौन बनेगा? बेसिक बफर बनाने के लिए क्या चाहिए? सर बेसिक बफर के लिए फिर से सोचिएगा, वीक बेस चाहिए, उसका कंजुगेट एसिड चाहिए, या फिर उसका सॉल्ट चाहिए। किसके साथ? उसका सॉल्ट चाहिए, सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। दोनों के मोल्स, किसके मोल्स ज्यादा होने चाहिए? इसके, वीक बेस के। देखिएगा सर, ये देखिएगा वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या ये बेसिक बफर कभी बना सकता है? नहीं सर, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है? वीक बेस है, इसके चांसेस हैं, ये वीक बेसिस के चांसेस हैं। ये देखिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड है और यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या ये बफर कभी बना सकता है? नहीं बना सकता। जरूरी हर एक टाइम न्यूमेरिकल करना है। ये देखिएगा स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलेगा तो एसिडिक बफर होगा, बेसिक बफर कभी नहीं बनेगा। तो सर मैंने बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए आंसर निकाल सकता हूं। और किसने बोल दिया कि नहीं सर बताओ एग्जैक्टली कैसे बनेगा? HCl के मोल्स निकालना है। HCl के मोल्स कितने होंगे? 100 इंटू 0.1 10 मिली मोल्स होंगे। इसके मिली मोल्स कितने होंगे? 20। देख लो वीक बेस के ज्यादा मोल्स आ रहे हैं, वीक बेस के ज्यादा मोल्स आ रहे हैं, तो बेसिक बफर बन जाएगा, बेसिक बफर बन जाएगा। डाइल्यूटिंग ऑफ बफर सॉल्यूशन, उसका पीएच क्या होगा? एक पीएच का डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूटिंग ऑफ बफर सॉल्यूशन, इट्स पीएच विल बी, बफर सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा अगर डाइल्यूट करते हैं? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि पीएच ना, बफर का पीएच जो होता है वॉल्यूम पे डिपेंड करता ही नहीं है, बफर का पीएच वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। 2022 का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं एक बार वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। आप सब लोग वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए, बस इसमें ट्रैप्स हैं, वो ट्रैप से बचना है। क्या है सर? ये कौन सा बफर है? सर ये कौन सा बफर, 2022 का क्वेश्चन है सर, कौन सा बफर है? एसिडिक बफर है। तो इसके केस में जो पीएच आता है वो क्या लेते हैं हम लोग? pKa प्लस लॉग। देखो एग्जाम हॉल में कितना इजी क्वेश्चन आता है, अब आपके ऊपर है भाई, अब जितना फॉर्मूला याद हो लगाओगे, फॉर्मूला ही गलत याद होगा तो बर्बाद हो जाओगे। क्यों? क्योंकि पता चला एग्जाम हॉल में जाकर सोच रहे सॉल्ट अपॉन एसिड था, एसिड अपॉन सॉल्ट था, फिर तो गए। पीके की बात करते हैं, पीके क्या हो जाएगा सर? पीके कितना होगा? ये देखिएगा पीके की बात कर रहे हैं, पीके कितना दिया है? 4.57 प्लस लॉग सॉल्ट की वैल्यू कितनी दी है? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सर, उनको 0.10 एग्जाम हॉल में और 0.01 में डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा, दोनों इक्वल दिखते हैं, पता चला इक्वल पुट कर दिया, आंसर 4.57, वो पूरा ऑप्शन दिया है बर्बाद होने का। लॉग सॉल्ट, सॉल्ट कितना है? सॉल्ट की वैल्यू कितनी दी है? 0.10 और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 0.01। सर देखिएगा दोनों डेसिमल उड़ाएंगे, log 10 बचेगा और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? +1, दैट इज इक्वल्स टू 5.57। कितना हो जाएगा? 5.57। कितना हो जाएगा? 5.57। कितना हो जाएगा? 5.57। ठीक है, ये अपने पास 5.57 पीएच आ जाएगा, श्योर हो। सर वॉल्यूम नहीं लिया, अरे लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बफर का वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं करता, बफर का वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं करता। 2022 का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा सा, बफर इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ है। कैसे? आपको पूछे बफर कैसे बना सर? ये पढ़िए, ये तो सर वीक एसिड का क्वेश्चन लग रहा है। 50% ऑफ द एसिड इज आयनाइज्ड, मतलब अगर ये एसिड है आयनाइज हो गया 50%,
मतलब अल्फा की वैल्यू 0.5 या 50%, तो टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे देखना C 0 0, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे लिख देता हूं, तो ये क्या होगा C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। एक बात बताना, ये क्या है, वीक एसिड है और ये इसका क्या है, कंजुगेट बेस है। सर अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 1/2, ये कितना हो गया 1/2 1/2, कितना हो गया ये। सर देखिएगा वीक एसिड है और उसका कंजुगेट बेस है, ये दोनों मिलके, अलग बात है कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, लेकिन ये बनाएंगे क्या, एसिडिक बफर बना सकते हैं। अगर कोई वीक एसिड 50% आयनाइज कर जाए, अगर कोई वीक एसिड 50% आयनाइज कर जाए, समझ जाइएगा वो क्या बनाएगा, बफर बनाएगा। और इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन एसिड और उसके कंजुगेट बेस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है तो पीएच की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, पीके के इक्वल हो जाती है। पीएच की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, पीके के इक्वल हो जाती है। सर पीएच की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, पीके के। पीके की वैल्यू कितनी आ गई 4.5, कितनी आ जाएगी 4.5, पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.5। आंसर गलती से 4.5 मत टिक कर देना, दिख भी रहा है पहला ऑप्शन। यहां तक अगर तुम बच गए तो यहां पर गलती मत करना, क्यों, क्योंकि सर वो क्या पूछ रहा है, पीएच नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, पीओएच पूछ रहा है। देखो एग्जाम हॉल में कितने मजे लिए जा रहे हैं। सर ये कितना आ जाएगा 9.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9.5 आ जाएगा, पीओएच कितना आ जाएगा 9.5 आ जाएगा, पक्का। अ सर्टेन बफर सॉल्यूशन जिसमें इक्वल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, किसका, कंजुगेट बेस और वीक एसिड का, ठीक है, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब पीएच की वैल्यू क्या हो गई सर, पीके के इक्वल हो गई, पक्का। पीएच की वैल्यू क्या हो गई, पीके के इक्वल हो गई। अब ध्यान सुनिएगा, गलती से भी किसका, सर पीएच इज टू पीके, लेकिन दिया क्या है, केबी दिया है, किसका सर, वीक कंजुगेट बेस का। अगर केबी ऑफ x माइनस दिया गया है 10 की पावर -10, तो सर k ऑफ hx कितना होगा, याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, कंजुगेट बेस है, एसिड का निकालना है, तो 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर। सर कैसे किया, सर k इंटू के बी किसके इक्वल था, के डब्ल्यू के। सर K आ गया और K एसिड का आ गया, तो यहां से pK की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। सर pK की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ये पुट करना है आंसर में, गलती से भी जल्दी जल्दी में कुछ और मत टिक कर देना, क्योंकि आयनिक इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन आता बड़ा इजी है। आयनिक इलेक्ट्रॉन देख लो सारे क्वेश्चन इजी आते, थोड़ा सा सोचना है, आंसर टिक मारना है, बहुत डिफिकल्ट आता नहीं, क्योंकि उसको पता है ना यहां तक आते आते बच्चे का सैचुरेशन आ जाएगा। आयनिक इलेक्ट्रॉन हम इतना लेट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम फिल्टर आउट कर चुके हैं। जो बच्चा अभी तक बैठा हुआ है मतलब वो फाइट करने वाला है, सीधी बात ये, अदरवाइज तो फिल्टर आउट हो चुका होगा, वो तो देखा होगा अरे मोल कॉन्सेप्ट थी यार, अरे सॉल्यूशन इतना फास्ट, ये इतना फास्ट, उसी में वो फिल्टर आउट हो चुका होगा। लेकिन अब यहां पर देख लो, ये वही कर पाएगा जो बचा हुआ होगा। ये देखिएगा सर वीक एसिड दिया हुआ है और स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है। सर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच कहीं लिखा भी नहीं है कि बफर है, कहीं भी नहीं लिखा है कि बफर है, आपको खुद सोचना पड़ेगा कैसे। सर स्ट्रॉन्ग बेस के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH कितने होंगे, सर 40 इंटू 0.2, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें, लीटर्स में, कितना हो जाएगा सर 8 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स होंगे KOH के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCOH निकालेंगे तो कितना होगा 160 इंटू 0.1 अपॉन 1000 हो जाएगा। सर ये 0 कैंसिल आउट, 16 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स हो जाएंगे। सर दोनों के मोल्स आ गए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के आ गए। किसके मोल्स ज्यादा हैं, कंडीशन पढ़ो, किसके मोल्स ज्यादा हैं, वीक एसिड के ज्यादा हैं स्ट्रॉन्ग बेस के। सर किसके ज्यादा हैं, बफर बनेगा, बफर बन जाएगा। कैसे, सर ये देखिए ना, इसके मोल्स ज्यादा हैं कि इसके ज्यादा हैं, इसके ज्यादा हैं, वीक एसिड के मोल्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग बेस, तो बफर बनेगा। सर बफर बनेगा, एसिडिक बफर होगा, आप पीएच निकालेंगे। सर ये देखिएगा बफर में, अब तुमसे कोई पूछ दे सर बफर कैसे बना, तो ये देखना सर, देखो अपने पास ऐसे रिएक्शन लिख देता हूं, ये होगा, ये देखना सर टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे इसके कितने मोल्स हैं, 16 इंटू 10 की पावर -3, 8 इंटू 10 की पावर -3, 0 0। कुछ टाइम के बाद क्या होगा देखना, सर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो पूरा का पूरा H+ क्या करेगा, खा जाएगा, तो ये कितना चला गया, इसमें से कितना चला गया, सर इतना खत्म हो गया। सर कितना बचा, 8 इंटू 10 की पावर -3। ये भाई साहब कितने बचे, ये तो 0 बच गए, क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएंगे, एक मोल से एक मोल, ये पूरा का पूरा 0, इसमें से कितना बचा, इतना। ये कितना बच जाएगा, बन जाएगा
देख लो सर, ये क्या है, ये वीक एसिड है और ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। सर कौन सा बफर बना, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का पीएच कैसे निकालते हैं सर, एसिडिक बफर का पीएच किसके इक्वल होता है, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दोनों इक्वल हैं, तो सर उस केस में याद करो, जब सॉल्ट और एसिड दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है तो उस केस में पीएच किसके इक्वल हो जाता है, pKa के। उस केस में पीएच किसके इक्वल हो जाता है, pKa के। उस केस में पीएच किसके इक्वल हो जाता है, pKa के। पीएच की वैल्यू pKa के इक्वल। pKa की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस लॉग 2, 4 माइनस 0.3 कितना आ जाएगा, 3.7, 3.7। लेकिन गलती से आंसर मत टिक कर देना। पीएच की वैल्यू इतनी मेहनत से क्या निकाल के लाए, 3.7, लेकिन एग्जाम हॉल में क्या मांग रहा है, पीओएच मांग रहा है। देख लेना भाई, ये बार बार, एक तो इतनी मेहनत करके पीएच निकाला और उसके बाद भी बोल रहा है कि नहीं सर आप ये मत टिक करिए, क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम इसीलिए मजेदार है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मजेदार बन जाती है। आता हुआ क्वेश्चन यहां तक निकाल के लाई, यहां भी गलती कर सकते हो। आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन जब भी आए सोच समझ के, पीएच पूछ रहा है कि पीओएच पूछ रहा है, ये देख लेना। सर एसिडिक बफर है, बेसिक बफर है, कैसे पहचानेंगे, आपको 3 तरीके बताएं एसिडिक और बेसिक बफर पहचानने के। बार बार रिवाइज कीजिए, आपको चीजें याद हो जाएंगी पक्का। ये देखिएगा, ये तो फिर से अगेन क्वेश्चन आ गया सर, दोनों का, सर ये वीक बेस है और ये उसका सॉल्ट है, सर बफर होगा, बेसिक बफर होगा पक्का। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, तो सर ये कौन सा बेसिक बफर का पीओएच किसके इक्वल होता है, पीके के होता है। सर पीओएच किसके इक्वल हो जाएगा, पीके के, यही होगा क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। लेकिन एग्जाम हॉल में क्या दिया है, पीएच दिया है। सर बेसिक बफर का पीएच दिया है तो पीओएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगा पीओएच कितना आ जाएगा, 4.75 आ जाएगा। सर 4.75, पीकेवी की वैल्यू कितनी आएगी, गलती से भी 9.25 मत कर देना, क्योंकि वही गलती करने वाले हो जो चाहता है, जिस ट्रैप में वो फंसाना चाहता है। एग्जाम हॉल में यही सब तो ट्रैप्स है जिसमें वो फंसना नहीं है। सर देखो ना, पहचाना कैसे, बेसिक बफर है, क्यों, वीक बेस प्लस उसका सॉल्ट है। सर उसका पीएच दिया है, अच्छा ये बेसिक बफर में पीएच नहीं चलता, बेसिक बफर में क्या चलता है, पीओएच चलता है। तो सर पीओएच निकालोगे, पीओएच कैसे निकालोगे, पीएच दिया है तो पीओएच इतना आ गया, निकाल दो। अब ये सब क्वेश्चंस आपको जितनी बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतनी बार होगा। 2022 का ये तो कर लिया, अभी जस्ट किया, ये तो अभी जस्ट किया, ये तो जस्ट किया अभी। ये देखो, ये क्वेश्चन है, इसका पीएच निकालना है। ये कौन सा बफर है, सर ये सॉल्ट है और ये क्या है, बेस है। वीक बेस और प्लस एसिडिक बफर, सॉरी क्या नाम है, बेसिक बफर है। क्या है, बेसिक बफर है। बेसिक बफर में दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, तो बेसिक बफर में अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो पीओएच की वैल्यू किसके इक्वल होती है, पीकेबी की। पीकेबी की वैल्यू कितनी हो गई, 5। सर पीओएच आया, गलती से 5 मत टिक मार देना, 5 ऐसे है नहीं। क्या निकालना है, पीएच निकालना है, तो पीएच क्या होगा सर, 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 9 आएगा, ऐसे निकालेंगे, 9 आएगा, ऐसे निकाल दिया जाएगा पक्का। तो भैया देख लो आज क्या क्या किया, वीक एसिड वीक बेस का, वीक एसिड वीक बेस किया, वीक एसिड वीक बेस किया, ठीक। फिर हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, वीक एसिड वीक बेस कर लिया। फिर हम लोगों ने क्या कर दिया कि सर उसके अंदर अगर कॉमन एन इफेक्ट आ गया तो क्या करेंगे, सर कंजुगेट एसिड बेस का थ्योरी क्या होगा। फिर हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि भैया बफर सॉल्यूशन कैसे पहचानते हैं और कैसे निकालते हैं। अब हम लोग का 2 टॉपिक मेजर बचता है, एक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और दूसरा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और दूसरा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट करने को हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे, लेकिन हाँ बस आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म कर लेता हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन में जैसे सॉल्ट होता है, कोई भी सॉल्ट बनता है, ध्यान सुना, सॉल्ट कोई भी बनता है, मान लो एबी सॉल्ट बना, एबी सॉल्ट कैसे बनेगा, ध्यान सुनिएगा, एबी सॉल्ट कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। हमने बचपन से पढ़ा है कि सर एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइज होते हैं, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइज होते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। सर इस सॉल्ट को खोल के देखिए, कोई भी सॉल्ट अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर 2 पार्ट होगा, एक एनाइनिक पार्ट होगा, एक कटाइनिक पार्ट होगा। सर एनाइनिक पार्ट हमेशा याद रखिएगा फ्रॉम एसिड आता है, एनाइनिक पार्ट हमेशा एसिड से आता है और कटाइनिक पार्ट हमेशा बेस से आता है। किसी का भी एग्जांपल ले लो, मान लो किसी ने बोला है सर NaCl, देखिएगा एनाइनिक पार्ट कहां से आएगा, सर कटाइनिक पार्ट कहां से आया, Na प्लस कहां से आता है, बेस से आता है। एनाइनिक पार्ट कहां से आएगा, Cl माइनस कहां से आएगा, सर एसिड से आएगा।
तो एक बेसिक चीज याद रखिएगा, सॉल्ट दो लोगों से मिलकर बनते हैं, एसिड और बेस से। एसिड से क्या आता है एनायन, बेस से क्या आता है कटायन। बस छोटा सा चीज जान जाइएगा, छोटी सी चीज जान जाइएगा। एसिड से क्या आता है एनायन, बेस से क्या आता है कटायन। कोई भी टाइप का सॉल्ट हो, कल इसी को पढ़ेंगे, बस जान जाइए। कुछ सॉल्ट्स हैं जो आपको इनऑर्गेनिक में ही पढ़ाए जाते हैं, बस थोड़ा सा एक डिफरेंस बताना था। ऐसे तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, मैंने सोचा था पीडीएफ दे दूंगा। एक नॉर्मल सॉल्ट होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट मतलब उसमें क्या होता है, एसिड और बेस दोनों के दोनों कंप्लीटली अपना अपना H+ दे के चले जाते हैं। नॉर्मल सॉल्ट मतलब क्या हो गया, या जनरल सॉल्ट कि सर लॉस ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोटॉन्स, एसिड अपना सारा H+ लूज कर दे और ऑल हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ बेस, मतलब बेस अपना सारा का सारा OH- दे दे, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि सर ये कौन सा सॉल्ट कहलाएगा, सर ये नॉर्मल सॉल्ट कहलाएगा या जनरल सॉल्ट कहलाएगा। मतलब इस सॉल्ट के पास कोई H+ और OH- देने को नहीं है सर, ये जनरल सॉल्ट है। दूसरा एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट मतलब कि सर एसिड का H+ पूरा ना दे, आधे अधूरे मन से काम करे। जैसे देखोगे HCO3 मतलब एसिड का H बचा हुआ है, HSO4 एक H+ बचा हुआ है, H2PO2 बचा हुआ है, मतलब ये वाले सॉल्ट में अभी भी एसिडिक आयन है, एसिडिक H+ है, तो इसको क्या बोल देंगे, एसिडिक। तीसरा सर बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट में मतलब सारे के सारे सर ये बेस जो है वो बेस पूरा ना दे, देख लो एक OH- दिया, एक OH- बचा हुआ है, इसको क्या बोल देंगे, बेसिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और जनरल सॉल्ट। अब कुछ नए चीज जो हम लोग अपने पास वहां पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, एक होता है डबल सॉल्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और एक होता है मिक्स सॉल्ट। हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे जब सॉल्ट हाइड्रोलाइज, तो उसमें हम लोग अलग पढ़ेंगे। डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है कि सर ऐसे कंपाउंड जब दो सॉल्ट आपस में विथ वाटर क्रिस्टल्स ऐड हो जाए, जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये एलम है, ये क्या है अपने पास सर, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पोटास एलम, और ये सब चीजें याद है अपने पास, ये इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं भाई, अभी हम ज्यादा नहीं बताऊंगा। इसमें क्या होता है, जैसे ही पानी में डालोगे ये सारे के सारे इंडिविजुअल आयंस में टूट जाते हैं, जैसे ही पानी में डालोगे सारे के सारे सिंपल आयंस में टूट जाएंगे। जैसे ये K+ हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा, ये सारे के सारे आयंस में टूट जाएंगे। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट वाले सॉल्ट, ये वाले जो सॉल्ट होते हैं ना, इनको फर्दर तोड़ोगे तो सिर्फ पोटेशियम अलग होगा, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एक साथ रहेगा, मतलब ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। जैसे यहां देखोगे ना, पोटेशियम अपना टेस्ट दे देगा, सल्फेट अपना टेस्ट दे देगा, लेकिन यहां पर कोई पूछे साइनाइड का टेस्ट, साइनाइड नहीं देगा टेस्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की यही बात अच्छी होती है। मिक्स सॉल्ट क्या होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा टाइप के कटायन और एक से ज्यादा टाइप के एनायन बन जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड सॉल्ट। ये मिक्स सॉल्ट मतलब जिसमें एक से ज्यादा हो रहे हो, जैसे कहीं भी देखोगे भाई ऐसा बन रहा होगा, ऐसा बन रहा हो MgAl2O4, ऐसे टाइप का बन रहा हो, तो इसमें क्या होगा, एक साइड का हाइड्रोक्साइड दूसरी साइड का, बहुत सारी चीजें मिक्स हो रही होंगी, तो उसको बोल देते हैं मिक्स सॉल्ट। हमें सॉल्ट्स के टाइप पता चल गए। अब अगली क्लास में हमें क्या करना है वो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, अभी बस इतना कर लेते हैं, ठीक है ना। आज हमने बफर और ये सारी चीजें कर दी हैं, अगली क्लास में हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अगली क्लास में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। आजकल एक हमारे ऐप में डार्क मोड आ गया है, ठीक है ना। डार्क मोड अपने पास बहुत सारी चीज़ें आसान कर देता है, अगर डार्क मोड ऑन कर लेते हो तो भैया पढ़ाई थोड़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। ये देखो हमने आज क्या कर लिया है, तो हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, पीएच ऑफ वीक एसिड निकाला है, पीएच ऑफ वीक एसिड और वीक बेस किया है, पीएच ऑफ वीक एसिड और वीक बेस किया, इसका फॉर्मूला शीट बनाया। फिर हमने क्या किया है सर, कॉमन आयन इफेक्ट किया है, कॉमन आयन इफेक्ट किया है, और फिर हमने बफर सॉल्यूशन किया है। अगली क्लास में हम लोगों का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर सॉल्यूशन किया हुआ है। अगली क्लास में हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के साथ ये चैप्टर अपना एंड हो जाएगा, ये चैप्टर अपना एंड हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं थोड़ा गैप भी दे दिया जाएगा, DEP प्लस रिवीजन करते रहिए, ट्राई कीजिएगा। जो लोग लगातार इस बैच में बने हुए हैं बहुत बढ़िया बेटा, बस ऐसे ही बने रहो, एक हफ्ता और उसके बाद अपना टॉपिक खत्म, फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, और आई होप सो सब लोग अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे लोग अच्छे कर रहे हैं यार, मतलब ठीक है, वो तो मैं नेगेटिव कमेंट थोड़ा ज़्यादा फील कर लेता हूँ, लेकिन अदरवाइज बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता, कुछ लोगों के नाम ऐसे हैं कि भाई वो सारे लोग मतलब अपनी लाइफ में बोल तो रहे हैं कि वो 12th बोर्ड के साथ कर रहे हैं, सोचो उनसे मतलब क्या ही मैं बोल पाऊँ। वैसे लोग हैं जो 12th बोर्ड के साथ कर रहे हैं, जो लोग क्रैश कोर्स में, मतलब ऐसे भी बच्चे हैं जो कॉलेज में बैठे हुए वो लोग कर रहे हैं यार। तो अगर आप उनमें से मतलब वो सोच रहे हो, उनकी सोच रहे अंदर से स्पिरिट कि वो स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, फिर भी क्रैश कोर्स से लगे पड़े हैं, तुम बोल रहे हो 2 दिन में 3 दिन में कैसे चैप्टर खत्म, वो कर रहे हैं, बोल रहे कि हाँ सर मैं यही कर रहा हूँ, मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे अच्छा लगा कि हाँ यार चल यार कोशिश कर रहे हैं,
उनको पता है कि सब कुछ कवर हो रहा है, क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा या कम होंगे, तो आप उसके लिए आप अपने से प्रैक्टिस बढ़ा लीजिएगा। अभी जैसे ही खत्म होगा फिजिकल केमिस्ट्री, फिर हम लोग रिवीजन प्लान करेंगे और अच्छे से करेंगे। वो आपको कहीं ना कहीं ऐप में या वीडियोज़ में मिल जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, लेकिन पहले चैप्टर अच्छे से खत्म कर लीजिए, फॉर्मूलाज लिख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए। जैसे मैं कॉलम करके एसिडिक और बेसिक बफर बना रहा हूँ, वीक एसिड वीक बेस का बनाया, कल अगली क्लास में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का भी फॉर्मूला लिस्ट बना दूंगा। आप सेम चीज़ को यूज़ करिएगा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस खत्म हुआ, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट बहुत ईजी चीज़ होती है। तो कल हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मिलेंगे नए चैप्टर या लास्ट में कल एंड करने के लिए, और उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो। बाय बाय।